छुट्टी के नियम क्या होते हैं भाई? छुट्टी के नियम, छुट्टी के नियम वही नियम है जो आप लोगों को क्या दिए जाते हैं, छुट्टी दी जाती है। तो जो छुट्टी आप लोगों को प्राप्त होती है, ठीक है, तो उसके कुछ नियम बनाए गए हैं, और वो जो नियम लिखे गए हैं वो भारतीय रेल स्थापना संहिता भाग 1 में पेरा 501 से पेरा 557 तक वर्णित है। मतलब जो छुट्टी के नियम हैं वो भारतीय रेल संहिता में के भाग 1 में इस चीज़ का उल्लेख किया गया है। वो भी किस पेरा में है? तो पेरा 501 से 557 में इस चीज़ का जिक्र है। छुट्टी का नियम जब बना था और जब से लागू हुआ है, लागू होने की डेट है 1 फरवरी 1949। हमारी जो छुट्टी जो लागू हुई है सरकारी कर्मचारियों को, सेंट्रल गवर्नमेंट कर्मचारियों को जो छुट्टी लागू हुई है उसकी जो डेट है, लागू डेट क्या है? 1/2/1949, 1949, 1/2/1949, 1/2/1949, इस डेट में ही क्या हुआ था? लागू हुआ था। छुट्टी यह कर्मचारी का अधिकार नहीं है। एक चीज पहली लाइन में शुरुआत में आपको खुशी दिया कि भैया छुट्टी मिलेगी बहुत सारी, ठीक है, लेकिन पहली लाइन पे ही आपको खत्म करके रख दिया है कि छुट्टी कर्मचारी का अधिकार नहीं है। सक्षम अधिकारी इसे स्वीकृत या अस्वीकृत या इनमें से कमी कर सकते हैं, लेकिन मांगी गई छुट्टी का प्रकार नहीं बदल सकते। मतलब देखो, पहली बात, छुट्टी आप लोगों का अधिकार नहीं है। आपका जो सक्षम अधिकारी है जो आपको छुट्टी देंगे, वो छुट्टी जो सक्षम अधिकारी है वो चाहे तो आपकी छुट्टी को अस्वीकृत कर सकते हैं, वो मना कर सकते हैं कि नहीं हम आपको छुट्टी नहीं दे सकते। दूसरी चीज, आपने जो छुट्टी के दिन काउंट किया, जैसे सपोज मान लो आपको 10 दिन की चाहिए या 6 दिन की चाहिए, वो उसमें कटौती भी कर सकते हैं कि नहीं हम 10 दिन की नहीं दे पाएंगे, हम आपको 4 ही दिन की दे पाएंगे। तो सक्षम अधिकारी आपकी छुट्टी कैंसिल भी कर सकता है, आपकी छुट्टी में कमी भी कर सकता है, बस एक काम नहीं कर सकता कि वो उसके प्रकार को, आपकी छुट्टी के प्रकार को बदल नहीं सकता। जैसे सपोज मान लिया कि आपने छुट्टी की जो एप्लीकेशन दिया है, वो छुट्टी की एप्लीकेशन जो है आपकी, वो क्या है आपकी, मान लो आपने सीएल लिख के दे दी है, तो अधिकारी ने आपका उस सीएल को एलएपी में कन्वर्ट नहीं कर सकता, उसको बदल नहीं सकता, वो आप ही करोगे। वो आपका हक है कि आपको सीएल लिखना है, एलएपी लेना है, उसको सक्षम अधिकारी बदल नहीं पाएगा। निरंतर छुट्टी की अधिकतम मात्रा साधारणतः किसी भी कर्मचारी को किसी भी प्रकार की छुट्टी 5 वर्ष से अधिक की निरंतर अवधि के लिए मंजूर नहीं की जाएगी। अगर मैं बात करूं निरंतर छुट्टी का, और मतलब अधिकतम आप कितनी छुट्टी ले सकते हो, तो कोई भी कंडीशन हो, ठीक है, किसी भी प्रकार की छुट्टी हो, आप छुट्टी 5 साल से ज़्यादा नहीं ले सकते। मतलब मैक्सिमम यदि आप छुट्टी लेना भी चाहे तो कितने ले सकते हो? 5 साल तक। 5 साल से ज़्यादा आप छुट्टी नहीं ले पाओ। तो मैं आपको बता रहा था कि आप अधिकतम छुट्टी, कोई भी कर्मचारी अधिकतम जो छुट्टी ले सकता है वो कितने साल तक ले सकता है? 5 साल तक। 5 साल से ज़्यादा की वो छुट्टी नहीं ले सकता, ठीक है। लेकिन अगर कोई सी ग्रुप का कर्मचारी, किस ग्रुप का कर्मचारी है? सी ग्रुप का कर्मचारी है, और सी ग्रुप का जो कर्मचारी है उसके 5 साल से अधिक अवधि हो चुकी है छुट्टी की, उसके बाद किसी कारणवश उसको और छुट्टी चाहिए, तो उसके ज़्यादा जब छुट्टी चाहिए रहेगी 5 साल से भी ज़्यादा, तो वह उसका अधिकार किसके पास है? महाप्रबंधक, मतलब जीएम साहब के पास। अगर उसको उससे भी ज़्यादा चाहिए सी ग्रुप के कर्मचारी को, तो जीएम साहब उसको स्वीकृत करने की का पावर किसके पास है? जीएम। ये तो नॉर्मल साधारणतः आप अधिकतम 5 वर्ष की छुट्टी को ले सकते हो। जो प्रधान वित्त सलाहकार की वित्तीय सहमति एवं मुख्य कार्मिक अधिकारी की निजी सिफारिश से स्वीकृत की जाएगी, वो भी जीएम साहब ऐसे ही नहीं करेंगे नॉर्मल, वो कैसे करेंगे? जो आपका प्रधान वित्त सलाहकार की वित्तीय सहमति, जो आपके प्रधान वित्तीय सलाहकार हैं उसकी वित्तीय सहमति एवं मुख्य कार्मिक अधिकारी की निजी सिफारिश, जो आपके मुख्य कार्मिक अधिकारी हैं वो आपको क्या करेंगे? निजी सिफारिश करेंगे, उसके बाद ही वो स्वीकृत
की गई जाएगी। ये छुट्टी कब से हुई है भाई? आपका आरबीई जो सर्कुलर है 14/2016, मतलब 2016 में जो एक लेटर आया है, सर्कुलर आया है, कब आया है ये? 5/2/2016 में सर्कुलर की डेट है ये 5/2/2016। उसके बाद फिर ये कहा गया है कि जो छुट्टियां होगी 5 वर्ष से अधिक को की अधिक समय की छुट्टी जीएम साहब कर सकते हैं। कब से कर सकते हैं? 2016 से। छुट्टी का नियम कब बना है? 1/2/1949। अब छुट्टियों के प्रकार की बात कर लेते हैं कि भैया कितने प्रकार की छुट्टियां हम ले सकते हैं। तो मुख्यतः हम 12 प्रकार की छुट्टियों को ले सकते हैं। मुख्यतः हम कितने प्रकार की छुट्टी ले सकते हैं? 12 प्रकार की छुट्टी। सबसे पहली छुट्टी है आपकी औसत वेतन छुट्टी। पहली कौन सी होगी? औसत वेतन छुट्टी, जिसको क्या बोलते हैं आप? LAP। दूसरा हो जाता है अर्ध औसत वेतन छुट्टी। अर्ध औसत वेतन छुट्टी मतलब हाफ LAP। हाँ, सिक नहीं, अर्ध औसत छुट्टी मतलब HLAP। देखो, औसत वेतन छुट्टी मतलब LAP, अर्ध वेतन औसत वेतन छुट्टी मतलब HLAP, समपरिवर्तित छुट्टी, ठीक है। उसके बाद अनर्जित छुट्टी, असाधारण छुट्टी, अध्ययन छुट्टी, मातृत्व छुट्टी, पितृत्व छुट्टी, जिसको मातृत्व मतलब मैटरनिटी लीव कहते हैं, पितृत्व मतलब पैतृक अवकाश कहते हैं, वर्क रिलेटेड इलनेस एवं इंजरी लीव, सेवानिवृत्ति पूर्व छुट्टी, आकस्मिक छुट्टी जिसको CL कहते हैं, और विशेष आकस्मिक छुट्टी जिसको स्पेशल CL कहते हैं। तो मोस्टली जो छुट्टियां हैं, छुट्टी कितने प्रकार की है? 12 प्रकार की। मतलब ये 12 टाइप की आप छुट्टी, 12 प्रकार की छुट्टियों को आप ले सकते हो। औसत वेतन छुट्टी, अर्ध औसत वेतन छुट्टी, समपरिवर्तित छुट्टी, अनर्जित छुट्टी, असाधारण छुट्टी, अध्ययन छुट्टी, मातृत्व अवकाश, पितृत्व छुट्टी, वर्क रिलेटेड इलनेस एवं इंजुरी लीव, और सेवानिवृत्ति पूर्व छुट्टी, आकस्मिक छुट्टी और विशेष आकस्मिक छुट्टी। ये 12 प्रकार की छुट्टी है जिसके बारे में हम विस्तार से अब पढ़ेंगे। सबसे पहली जो छुट्टी का प्रकार है वो है औसत वेतन छुट्टी। क्या है आपका? औसत वेतन छुट्टी। छुट्टी खाते में प्रतिवर्ष 1 जनवरी 1 जुलाई को 15 दिन की दर से जमा किया जाता है, अर्थात वर्ष में 30 जमा होगी। जो आपकी औसत वेतन छुट्टी होती है जिसको बोलते हैं अपन LAP, ठीक है, ये हर जनवरी में 15 दिन जुड़ते हैं और हर आपका जुलाई में 15 दिन। 1 जनवरी में 15 दिन, 1 जुलाई में 15 दिन, ऐसे टोटल मिला के एक साल में आपको 30 दिन की ये छुट्टी कैसी मिलती है? LAP कितने दिन की मिल जाती है? एक साल में 30 दिन। नियुक्ति या सेवानिवृत्ति वर्ष के बीच के किसी माह में है तो यह छुट्टी प्रति माह 2.5 दिन के हिसाब से जमा की जाएगी। अगर ऐसा होता है कि कोई कर्मचारी, देखो आपको जो छुट्टी है 1 जनवरी को 15 मिल गई, 1 जुलाई को 15 मिल गई, टोटल मिला के कितनी हो गई? 30 दिन। लेकिन अगर किसी कर्मचारी की जो पोस्टिंग है, मान लो वो आपकी मार्च में हुई है, ठीक है, तो 1 जनवरी वाली तो मिली नहीं उसको, जुलाई वाली तो पूरी की पूरी उनको 15 मिल जाएगी। लेकिन अभी जब मार्च में हुई है तो मार्च से लेके मार्च, अप्रैल, मई, जून 4 महीने वो ड्यूटी पे है, तो 4 महीने की भी तो उसको लीव मिलनी चाहिए, औसत वेतन लीव। तो ये जो छुट्टियां होती है वो 2.5 दिन पर महीने के हिसाब से दी जाएगी। अब 2.5 दिन पर महीने के हिसाब से दी जाएगी, मतलब 4 महीने वो ड्यूटी कर रहा है, अगर मार्च में आया है तो कितने हो जाएंगे आपके? 10 दिन। कितने हो जाएंगे? 10 दिन। तो उसको वो 15 दिन ना मिल के कितने दिन मिलेगी? 2.5 दिन मिलेगी। अगर यही चीज है किसी रिटायरमेंट कर्मचारी की, मान लो किसी का रिटायरमेंट आपका अगस्त में है, इसका अगस्त में है, 31 आपका 30-31 अगस्त में है मान लो, ठीक है। तो जब उसका रिटायरमेंट अगस्त में है तो उसका जो रिटायरमेंट है अगस्त में है, तो अगस्त में होने के बावजूद अब किससे क्या होगा भाई? जब अगस्त में रिटायरमेंट है तो क्या होगा? जुलाई और अगस्त उसको कितने महीने की मिलेगी? सिर्फ 2। तो जनवरी में तो 15 दिन मिल गए थे, लेकिन जुलाई में अब कितने मिलेगी? जुलाई अगस्त 2 महीने, मतलब 2.5 दूनी 2.5 मतलब 5 दिन। सिर्फ 5 दिन की उसको क्या मिलेगी? औसत वेतन छुट्टी या LAP मिलेगी। बात समझ में आई? ठीक है।
तो सिंपल सा एग्जाम में ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि भाई कोई कर्मचारी यदि बीच में अगर ज्वाइन करता है या रिटायर होता है तो उसको पर मंथ कितने दिन के हिसाब से छुट्टी मिलती है, तो पर मंथ 2.5 दिन के हिसाब से छुट्टी मिलती है। छुट्टी का खाता कर्मचारी की नियुक्ति से सेवानिवृत्ति तक कार्मिक विभाग द्वारा मेंटेन किया जाता है। आपकी जो छुट्टी का जो खाता होता है, आप जब नियुक्त होते हैं और जब रिटायर होते हैं तब तक इस खाते को औसत वेतन छुट्टी या आपकी LAP है, ठीक है, इसको जो मेंटेन कौन कर किसके पास रहता है, इसका मेंटेन करने की जवाबदारी किसकी है, कार्मिक डिपार्टमेंट के पास। जमा होने की अधिकतम सीमा कितनी है इसमें, 300 दिन, मतलब मैक्सिमम जो दिन है इसमें आप जमा कर सकते हो कितने दिन, 300 दिन। 300 दिन से ज़्यादा इसमें जमा नहीं होगी, ठीक है। कहीं 315 दिन भी लिखा रहता है ना, कहीं 315 दिन है, कहीं 300 दिन, तो मोस्टली 300 जमा होगी क्योंकि जो हमको पेमेंट मिलती है वो कितने दिन की मिलती है, सिर्फ रिटायरमेंट के समय 300 दिन की, ठीक है। ये जो 300 दिन है ये है 1/7/1997, ये जो जमा होने के जो डेट है ये है 1/7/1997 से। तो आपके पास जो औसत वेतन छुट्टी जो निश्चित जमा होगी मैक्सिमम वो होगी 300 दिन। इसके बाद यदि कोई छुट्टी अगर आएगी तो वो क्या होती जाएगी, लैप्स होती जाएगी। अगर आपने यूज़ नहीं किया है और वो आती जा रही है उसके बाद तो वो फिर क्या होगी, 300 प्लस आपकी लैप्स होते जाएगी। एक बार में अधिकतम 180 दिन स्वीकृत की जा सकती है। आपकी जो औसत वेतन लीव छुट्टी है, आपकी औसत वेतन लीव जो छुट्टी है एक बार में अधिकतम 180 दिनों तक स्वीकृत की जा सकती है, उससे ज़्यादा दिन ये स्वीकृत नहीं की। जैसे सपोज आपको LAP चाहिए, इमरजेंसी केस है, ज़रूरत है आपको, तो लगातार आप LAP 180 दिन तक ले सकते हैं। सेवानिवृत्ति पश्चात अधिकतम 300 दिन की छुट्टी का नकदीकरण किया जाएगा। जैसे ही आप सेवानिवृत्त होंगे तो आपके अकाउंट में जो छुट्टी है 300 छुट्टी जो जमा हुई है वो 300 दिन की छुट्टी का क्या हो जाता है, नकदीकरण हो जाता है। मतलब जो भी आपकी लास्ट सैलरी बनेगी उस सब लास्ट सैलरी के हिसाब से उतने दिनों की, जैसे आपके 300 दिन है तो 300 दिनों की आपको क्या कर दी जाएगी, पेमेंट कर दी जाएगी। यदि 300 दिन में से कम 300 दिन से कम शेष है तो जिनकी छुट्टी 300 दिन की सीमा से कम पड़ती है उतनी ही अर्ध औसत वेतन छुट्टी का लाभ दिया जाएगा जो कम्यूटेड नहीं है, ठीक है। तो सिंपल चीज़, अगर आपकी छुट्टियां 300 से कम जमा हुई है, अगर आपकी औसत लीव 300 से कैसी जमा हुई है, कम जमा हुई है, तो जब 300 से कम जमा हुई है इस कंडीशन में क्या करेंगे, तो आपके पास जो हाफ पे लीव है, अर्ध वेतन छुट्टी है, अर्ध वेतन छुट्टी जितनी बची है, जैसे सपोज मान लो कि एक कर्मचारी है और रिटायरमेंट हो रहा है और उसके पास सिर्फ 200 छुट्टियां जमा है, कितनी जमा है, 200, तो एक्चुअल उसको पेमेंट होती है कितने की, 300 छुट्टियों की, लेकिन उसके पास जमा कितनी है, 200। तो जो अर्ध वेतन छुट्टियां बची कितनी, 300 है, सिर्फ 100 बची है ना, तो बची हुई जो भी रहेगी आपकी अर्ध वेतन छुट्टी उसमें से 100 छुट्टियों को क्या कर लिया जाएगा, ले लिया जाएगा। ऐसे मिला के 200 दिन की किसकी, आपकी औसत वेतन, और अर्ध वेतन की कितनी, 100 दिन की पेमेंट की जाएगी। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि क्योंकि वो आधी वेतन है तो 200 ले लिए और हमारी पूरे 300 दिन की औसत वेतन की पेमेंट होगी, ऐसा नहीं होगा। आपके 200 दिन की ही फुल पेमेंट होगी और 100 दिन की आधी पेमेंट होगी। बात समझ में आए? अगर मैं टोटल बात करूं तो आपको सिर्फ 250 दिन की पेमेंट होगी, सिर्फ 250 दिन की पेमेंट होगी। छुट्टियां तो 300 काउंट हो जाएगी, लेकिन पेमेंट जो होगी वो सिर्फ कितने दिन की हो जाएगी, फिर 250 दिन, क्योंकि हाफ पे लीव तो आधी है, हाफ पे लीव आपकी आधी है। छुट्टी वेतन, छुट्टी पर जाने से पहले का वेतन। छुट्टी वेतन किसे कहेंगे, छुट्टी पर जाने का वेतन। जैसे सपोज मान लो कि आपने आज छुट्टी लिया, आज से आपने छुट्टी लिया 10 दिन की, 4 दिन की, 5 दिन की, 1 महीने की, या मैक्सिमम 180 दिन की। तो जब आप छुट्टी पर जाओगे तो आपको वेतन तो मिलेगा ना, तो जो आप छुट्टी पर रहते हुए जो वेतन मिलता है उसी को बोलते हैं छुट्टी वेतन। क्या बोलते हैं उसको, छुट्टी वेतन। आप काम नहीं कर रहे हो छुट्टी में, फिर भी आप क्या ले रहे हो, वेतन ले रहे हो, तो उसी वेतन को बोला जाता है छुट्टी वेतन। तो छुट्टी वेतन वही मिलता है आपको जो आपको छुट्टी पर जाने के पहले जो आपका वेतन था। जैसे जितनी तनख्वाह अभी आपको मिल रही है, छुट्टी में जाओगे तो उतना ही आपको छुट्टी में भी वेतन मिलेगी। रेलवे स्कूल के कर्मचारी जो जिस वर्ष वे पूरे अवकाश का उपयोग ना कर पाए तो
30 दिन के अनुपात में जितनी अवकाश वे नहीं ले पाए हो यह छुट्टी दी जाती है। ठीक है, तो जो स्कूल के कर्मचारी, जो रेलवे स्कूल के कर्मचारी है, जो स्कूलों में पढ़ाते हैं, ठीक है, जिस वर्ष ये पूरी छुट्टियों का उपयोग नहीं कर पाते, पूरा अवकाश या उपयोग ना कर पाए, तो 30 दिन के अनुपात में जितने अवकाश वे नहीं ले पाए हैं यह छुट्टी दिया जाएगा। ठीक है, सामान्य अवकाश के साथ पूर्ण या बाद में जोड़कर लिया जा सकता है। आपकी ये जो औसत वेतन लीव है, इसको जो यदि सामान्य अवकाश है तो उसके साथ आप जोड़कर ले सकते हो। ठीक है, अब जोड़कर कैसे लोगे सामान्य अवकाश के साथ? ठीक है, जैसे सपोज मान लिया कि एक संडे है और दूसरा संडे, तो दोनों संडे के बीच में आपने कितने दिन की, 6 दिन की छुट्टी ले लिया। ठीक है, तो एक संडे पहले की छुट्टी मिल गई, एक संडे का बाद में, और बीच के आपके 6 दिन, तो टोटल कितने दिन हो गए? 8। आप ऐसे इसको जोड़कर ले सकते हो। आप ये नहीं कर सकते कि भैया इसको टुकड़ों टुकड़ों में ले लूँ, कि मैं एक NH पढ़ गया तो NH के पहले 2 दिन की LAP ले लिया और उस NH के बाद की 2 दिन की, तो 4 और 5 ले लिया। ऐसा नहीं होगा, ऐसी छुट्टी आप सिर्फ CL में ले सकते हैं। इसमें अगर जोड़ना भी है तो सिर्फ आखिरी में और शुरू में, लास्ट एंड स्टार्ट में आप जोड़ सकते हो, इसको बीच में टुकड़ों टुकड़ों में आप ले नहीं सकते। बातें समझ में आई नहीं है? ठीक है, सामान्य अवकाश के साथ पूर्णतः पूर्व में या बाद में, मतलब सिंपल सी बात है, पहले या बाद में, सिर्फ जोड़ कर ले सकते हो, बीच में आप इसे जोड़ नहीं सकते। अनुपस्थिति या असाधारण छुट्टी की स्थिति में अगला क्रेडिट देते समय ऐसे कुल अवधि का 1/10वां भाग 15 दिन से घटा लिया जाएगा। ऐसी कटौती कुल 15 दिन से ज़्यादा नहीं की जाएगी। अब देखो इस चीज़ को समझो। मान लो आप लोग अनुपस्थित हो गए, होता है, जैसे आप अब्सेंट हो जाता है कोई कर्मचारी, तो जैसे अगर मान लिया कि कोई कर्मचारी अब्सेंट है, ठीक, कोई कर्मचारी कैसा है? अब्सेंट है। तो अब्सेंट मतलब उसको जो छुट्टी मिलती है, जैसे हमको जो छुट्टी मिलती है 1 जनवरी को 15 मिलती है और 1 जुलाई को 15 मिलती है, ऐसे मिला के कितनी होती है? 30। लेकिन अगर कोई अब्सेंट है तो पर डे के हिसाब से 1/10वां भाग छुट्टी से क्या कर दिया जाएगा? घटा दिया जाएगा। क्रेडिट देते समय से कुल अवधि का 1/10वां भाग 15 दिन से घटा दिया जाएगा। 15 दिन से घटा दिया जाएगा। जो भी आपको छुट्टी मिल रही है, जो भी आपको छुट्टी मिल रही है, उसका 1 दिन का, मतलब 1 दिन का 1/10वां भाग, जो भी छुट्टी, मतलब 15 का 1/10वां भाग जितना भी आएगा, उतना आपकी 1 दिन की छुट्टी से क्या कर दिया जाएगा? घटा दिया। जैसे आप मान लो फॉर एग्जांपल कि आप 10 दिन अब्सेंट रह गए। आप कितने दिन अब्सेंट रह गए? 10 दिन। तो 10 दिन की छुट्टी में से आपकी 15 में से 1 दिन की छुट्टी घटा दी जाएगी। अगर 10 दिन यदि आपने क्या रख दिया? अब्सेंट रह लिया, तो आपकी 1 LAP वो आपकी कम हो जाएगी। मतलब जो आपको छुट्टी 15 मिलनी थी, अब कितनी मिलेगी? 14 मिलेगी। बस समझ में आ गई? अगर आप 10 दिन अब्सेंट हो गए तो 10 खत्म। तो बात समझ में आ रही है? ठीक है, ऐसा मैक्सिमम हम सिर्फ 15 दिन की छुट्टी कम कर सकते हैं। अधिकतम हम कितने दिन की छुट्टी कम कर सकते हैं? 15 दिन। 15 दिन से ज्यादा छुट्टियों की हम कटौती नहीं कर सकते, क्योंकि हमको 15 दिन मिलती है। कैलकुलेशन इसका 6 महीने का होगा, तो 6 महीने में हमको 15 दिन मिलती है, तो 15 दिन मैक्सिमम घटाएंगे ना, उससे ज्यादा है ही नहीं, तो कैसे घटाएंगे? बात समझ में आई नहीं है? महाप्रबंधक महाप्रबंधक महोदय द्वारा वरिष्ठ पर्यवेक्षक वेतन 5,000 से 8,000 और अधिक को इसके अधीन कार्यरत ग्रुप C एवं D कर्मचारियों को आकस्मिक छुट्टी तथा 15 दिन की औसत वेतन छुट्टी मंजूर करने की शक्ति प्रदान की गई है। मतलब जो भी हमारे वरिष्ठ पर्यवेक्षक होंगे महाप्रबंधक द्वारा, उनको यह पावर दिया गया है कि वो ग्रुप C एवं ग्रुप D की आकस्मिक छुट्टी, ठीक है, आकस्मिक छुट्टी मतलब CL और औसत छुट्टी को 15 दिन की मंजूरी दे सकते हैं। ठीक है, मतलब जो हमारे चीफ साहब है, 5,000 से 8,000 किसका रहता है? 40 ग्रेड पे वालों का।
ठीक है, पुराने के अनुसार। तो जो चीफ साहब रहेंगे उनके पास पावर है कि वो 15 दिन की छुट्टी सैंक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आई नहीं है औसत वेतन छुट्टी। तो औसत वेतन छुट्टी में 2-3 चीज़ें बस याद करने के लिए है। पहली चीज़, ये छुट्टी हमको 1 जुलाई और 1 जनवरी को कितने दिन की मिलती है? 15-15 दिन की। 1 जुलाई और एक आपका जनवरी जुलाई को 15-15 टोटल मिलती है 30 दिन की। अगर हम सेवानिवृत्ति हो रहे हैं या फिर हम ड्यूटी को ज्वाइन कर रहे हैं, इस कंडीशन में 2.5 छुट्टी प्रति माह 2.5 दिन के हिसाब से क्या की जाएगी? छुट्टियां जोड़ी जाती हैं। 1 महीने 2.5 दिन के हिसाब से छुट्टी जोड़ी जाती है। ठीक है, अधिकतम कितनी छुट्टी जमा कर सकते हैं हम? 300 दिन। ठीक है, उसके बाद हम अधिकतम कितनी दिन की छुट्टी ले सकते हैं? तो 180 दिन। जब रिटायर होंगे तो छुट्टी का नकदीकरण कितने दिन का होता है? 300 दिन का। ठीक है, कई छुट्टियों को हम जोड़कर नहीं ले सकते। अगर हम एब्सेंट रहते हैं तो हमारा पर डे के हिसाब से कितना घटता है? 1/10वां भाग। ठीक है, 1/10 के हिसाब से हमारी छुट्टियों की क्या होती है? कटौती होती है। मैक्सिमम छुट्टी की कटौती कितने दिन तक कर सकते हैं हम? 15 दिन। आपका जो पर्यवेक्षक है, वरिष्ठ पर्यवेक्षक, वेतन 5,000 से 8,000 जो था, उसके अनुसार आपको सी और डी ग्रुप के कर्मचारी को मैक्सिमम अधिकतम कितने दिन की छुट्टी दे सकते हैं? 15 दिन की छुट्टी की मंजूरी दे सकते हैं। ठीक है, अब अगली जो छुट्टी है वो है औसत वेतन छुट्टी। अगली छुट्टी कौन सी है आपकी? औसत वेतन छुट्टी। कर्मचारी के छुट्टी खाते में प्रति वर्ष 1 जनवरी और 1 जुलाई को 10 दिन की दर से यह टोटल 20 दिन की छुट्टी दी जाती है। मतलब सिंपल सी बात यह है कि ये छुट्टी जो होगी कर्मचारियों को, फिर वही बात है कि जनवरी में 10 दिन की और आपका जुलाई में 10 दिन की, तो 10-10 का इसके ऐसे टोटल कितने दिन की छुट्टी स्वीकृत हो जाती है? ये 20 दिन की। आपको टोटल जो हाफ पे लीव है, अर्ध वेतन छुट्टी है, वो मिलेगी कितने दिन की? 20 दिन की। और यह छुट्टी जो होगी प्रति माह की दर, प्रति माह 5/3 दिन के हिसाब से, कितने दिन के हिसाब से? 5/3 दिन के हिसाब से क्या होती है? जमा होती है। अब 5/3 मतलब देखो, औसत वेतन छुट्टी में कितना था? ये आपका 2.5, 1 महीने में 2.5 छुट्टी के हिसाब से काउंट होती थी। लेकिन हाफ पे लीव 1 महीने में कितने? 5/दिन छुट्टी के हिसाब से क्या होगी? जमा होगी। मतलब फॉर एग्जाम्पल, फिर वही बात है, कोई कर्मचारी को जनवरी में मिलना है, लेकिन वो कब आया है? मार्च में आया, अप्रैल में आया, तो जितने दिन कम आए हैं, जितने दिनों में वो रहा है, उतने पर महीने के 5/3 दिन के हिसाब से उसको छुट्टी मिल जाएगी। छुट्टी का खाता कर्मचारी की नियुक्ति से सेवानिवृत्ति तक, ये भी वही बात है कि किसके पास रहता है? कार्मिक डिपार्टमेंट के पास जमा होती है। जमा होने की इसमें कोई सीमा नहीं है। मतलब अर्ध वेतन लीव में उसमें तो लिमिट थी कि 300 दिन से ज़्यादा हमारी छुट्टी जमा नहीं हो सकती, लेकिन इसमें जमा होने की कोई सीमा नहीं है। आप जितनी भी छुट्टी आप जमा करो, जितनी भी आपको मिलेगी, कोई लैप्स नहीं होगी, सारी आपकी जमा होते हुए जाएगी। एक बार में आप अधिकतम 24 माह तक छुट्टी स्वीकृत कर सकते हैं। हाफ पे लीव जो रहेगी और अर्ध वेतन छुट्टी जो रहेगी, एक बार में आप 24 माह तक ये छुट्टी को क्या कर सकते हो? स्वीकृत करवा सकते हो। कितने दिन? 24 माह। और औसत वेतन छुट्टी कितने ले सकते थे एक बार में? 180 दिन। औसत वेतन छुट्टी एक बार में 180 दिन ले सकते थे। लेकिन जो हाफ पे लीव है, अर्ध वेतन छुट्टी, एक बार में आप 24 माह तक ले सकते हैं। लेकिन पेमेंट कैसी बनती? आधी बनेगी। ठीक है। सेवानिवृत्ति के समय यदि औसत वेतन छुट्टी 300 से कम होगी तो ये छुट्टी उसमें क्या कर दी जाती है? जोड़कर पेमेंट किया जाता है। ये भी बता चुका हूँ मैं। छुट्टी वेतन, अब छुट्टी वेतन वही चीज़ है कि छुट्टी पर जाने के पहले जो आपका वेतन रहेगा उसी को छुट्टी वेतन कहेंगे, उतनी आपको पेमेंट मिलेगी। यह छुट्टी रेलवे स्कूलों में कार्यरत कर्मचारी को 10 दिन के औसत वेतन छुट्टी के बदले दिनांक 1/9/2008 से दे है। ये छुट्टी रेलवे स्कूल वालों को भी, कार्यरत कर्मचारी को 10 दिन के औसत के हिसाब से देगी। ठीक है। अनुपस्थिति या असाधारण छुट्टी की स्थिति में क्रेडिट देते समय ऐसे कुल अवधि कितनी है? 1/18 भाग।
ठीक है। अगर आप एब्सेंट हो, ठीक है, तो इस कंडीशन में जब आपके अकाउंट में जब ये छुट्टी जोड़ी जाएगी, जैसे मैंने बताया था औसत पे लीव कैसी जुड़ती थी, 1/10 भाग थी, मतलब 10 दिन एब्सेंट होते थे तो एक छुट्टी क्या हो जाती थी, कम हो जाती थी। वैसे ये छुट्टी जो रहेगी अनुपस्थिति के केस में 1/18 भाग रहेगी। कितना रहेगी, 1/18 भाग। 1/18 मतलब आप 18 दिन अगर एब्सेंट हो, 18 दिन यदि आप एब्सेंट हो, अनुपस्थित हो, तो ये जो छुट्टी जब आपके अकाउंट में जुड़ेगी तो कितने दिन कम हो जाएगी, 1 दिन कम हो जाएगी। औसत वेतन लीव 10 दिन की अनुपस्थिति में 1 दिन कम जुड़ती है, मतलब जो आपको 15 मिलनी थी वो कितनी मिलेगी, 14। और हाफ अर्ध वेतन छुट्टी 18 दिन की अनुपस्थिति में कितने, 1 दिन कम हो जाएगी। मतलब कितनी मिलती है, 10 मिलती है, जुलाई में 10 और जनवरी में 10, तो कितनी मिलेगी, 9 मिलेगी, 1 कम होगी तो 18 दिन के एब्सेंट में। और ये अधिकतम 10 घटाई जा सकती है, और अधिकतम कटौती कितनी कर सकते हैं, हाफ पे लीव में 10 दिन और औसत पे लीव में 15 दिन हम कम कर सकते। सर इसमें ये छुट्टी का भुगतान मतलब सेवानिवृत्ति के समय यदि औसत वेतन छुट्टी 300 या उससे कम हो तो उस कमी की पूर्ति अर्ध औसत वेतन छुट्टी से भुगतान किया जाएगा। हाँ। लेकिन जो कम्यूटेड नहीं होगा, तो कम्यूटेड लीव मतलब क्या हो रहा है, कम्यूटेड में क्या हो रहा है, कम्यूटेड लीव अभी पढ़ेंगे हम। कम्यूटेड लीव क्या होती है, जो कम्यूटेड नहीं होगी, हाँ, कम्यूटेड लीव हम पढ़ेंगे ना। कम्यूटेड लीव में क्या होता है उसको पहले समझ लो। क्या होता है कम्यूटेड लीव में, अभी जैसे मान लो आपके पास हाफ पे लीव मतलब फुल छुट्टी नहीं है, LAP नहीं है, औसत पे लीव बिल्कुल भी नहीं, अब आपको छुट्टी पे जाना है या सिक लगाना है, मेडिकल आधार पे आपने छुट्टी ली हो, तो आपने देखा है जब मेडिकल आधार पे छुट्टी लेते हो तो आधी पेमेंट मिलती है क्या आपको, आपको तो फुल पेमेंट मिलती है। तो वो क्या हो जाती है, वो कम्यूटेड हो जाती है, वो कम्यूटेड लीव हो जाती है। क्या हो जाती है, कम्यूटेड लीव। मतलब आपको तो एक छुट्टी कट रही है लेकिन उसके बदले आपकी 2 हाफ पे लीव कटती है। तो ये जो पोर्शन होता है कि मतलब आपके 1 दिन की छुट्टी में 2 हाफ पे लीव कट गई है, वो कम्यूटेड हो गया, तो वो लीव पढ़ेंगे हम इसको, कम्यूटेड लीव हो जाती है। लेकिन ये कम्यूटेड नहीं है। अब कम्यूटेड नहीं है मतलब आपकी एक साथ 2 नहीं मिलेगी आपको अगर 100 दिन 306 दिन की पेमेंट मिलना है, 200 आपकी औसत वेतन है, आपको 100 ही आपकी हाफ पे लीव आ जाएगी। ऐसा नहीं कि 200 हाफ पे लीव आपकी ऐड कर देंगे और 300 दिन की पेमेंट करेंगे, ऐसा नहीं होगा। आपको 100 अगर जुड़ी है तो आधे दिन की 100 मतलब 50 दिन की पेमेंट आपको मिलेगी। बात समझ में आई। अब तीसरा बात करते हैं हम सेवा काल और औसत छुट्टी का नकदीकरण। नकदीकरण के बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। अब जो आपकी औसत छुट्टी होती है, औसत छुट्टी मैक्सिमम कितनी जमा कर सकते हैं आप, 300 दिन, ठीक है। अब 300 दिन के बाद जितनी भी जमा होगी तो क्या में चली जाएगी, आपकी सब लैप्स हो जाएगी। तो हमको सरकार ने एक सुविधा और दी है, हमको सरकार ने एक सुविधा ये दी है कि आपकी जो छुट्टियां 300 से जो ज़्यादा होती रही है, आपके पास जो छुट्टियां पड़ी है, तो आप चाहे तो उन छुट्टियों का नकदीकरण कर सकते हो। उस छुट्टियों के बदले भी आप क्या ले सकते हो, पैसा ले सकते हो। तो वो हमको एक सुविधा दे के रखा है कि मैक्सिमम हम अधिकतम 60 दिनों तक की छुट्टी का नकदीकरण कर सकते हैं। मोस्ट IMP क्वेश्चन है ये क्वेश्चन बार बार आता है कि हम मैक्सिमम कितने दिनों की छुट्टी का नकदीकरण कर सकते हैं। तो 60 दिन की छुट्टियों का हम नकदीकरण कर सकते हैं। अधिकतम कितने दिन की छुट्टी, 60 दिन की छुट्टी का नकदीकरण। एक बार में अधिकतम 10 औसत वेतन छुट्टी का नकदीकरण होगा, और एक बार में सिर्फ कितनी छुट्टियों का नकदीकरण होगा, 10 औसत मतलब 10 LAP की छुट्टी जो होगी उसका नकदीकरण किया जाएगा। ऐसे नहीं कि आप एक साथ 60 ले लो, नहीं, आपको एक बार में सिर्फ 10 ही दिनों का पैसा दिया जाएगा। पूरी सर्विस लाइफ में आप 60 छुट्टियां ले सकते हो, 60 छुट्टियों का नकदीकरण करवा सकते हो, ठीक है। और एक बार में सिर्फ 10 छुट्टियों का ही नकदीकरण कराओगे। अब नकदीकरण में क्या होगा भैया, जैसे 60 दिन है कि आप नकदीकरण कराओगे, सॉरी 10 दिनों की छुट्टी का नकदीकरण कराओगे तो 10 दिन की का आपको वेतन मिल जाएगा। जैसे एक दिन आपका सपोज मान लो कि 2000 रुपये एक दिन का आपका वेतन बन रहा है, तो 2000 एक दिन का बन रहा है, तो 10 दिन का कितना बन जाएगा, 20,000। तो 20,000 आपको पैसे आपका नकदीकरण होकर आपके अकाउंट में आ जाएगा, ठीक है। उसमें सर सैलरी और DA जोड़ता है, नहीं, नकदीकरण तो पूरा होगा ना। आपकी जो सैलरी बनती है वो पूरी सैलरी बनेगी। आपकी नॉर्मल जैसे एक सैलरी बनती है 30 दिन की बनती है, जिस महीने आप नकदीकरण कराओगे उस दिन आपकी जो सैलरी है उसी रेशो में बनेगी, लेकिन वो 30 दिन की नहीं बनकर 40 दिन के अकाउंट में बनेगी। पास समझ में आए ना।
वो 40 दिन की आपको सैलरी मिल जाएगी। तो वो नकदीकरण है। उसमें ऐसा नहीं कि सिर्फ बेसिक मिलेगा, डीए नहीं मिलेगा। जो उस वक्त आपको सरकार जो सैलरी बन रही है उसमें डीए टीए सब मिला, डीए मिला के जो सैलरी आपकी बन रही है वही आपका नकदीकरण होगा। अब इसको लेने का तरीका बताते कि भैया इसको लिया कैसे जाए। तो इसको लेने के लिए नियम ये बताया गया है कि छुट्टी के नकदीकरण हेतु एक सेट पास या पीटीओ के साथ कम से कम 1 दिन की छुट्टी लेना अनिवार्य है। जब भी आप छुट्टी का नकदीकरण करोगे तो आपको ये कम से कम 1 सेट पास लेना है, चाहे आप पीटीओ ले लो चाहे पास ले लो, 1 सेट ये लेना है और 1 दिन की छुट्टी लेना है। कितने दिन की छुट्टी लेना है? 1 दिन की छुट्टी लेना है। उसके बाद फिर आप नकदीकरण का फॉर्म भर सकते हो। आपको शो करना पड़ेगा कि ये मैंने देखो 1 दिन की छुट्टी इस तारीख को लिया, इस तारीख के लिए मैंने ये पास इशू किया और फिर मैंने उसका क्या कराना है, आपको वो सब कुछ लगा के नकदीकरण करवाना है। सर जैसे 1 दिन की जो छुट्टी लिखी है 10 तो वो कटेगी और 1 भी कटेगी, 1 तो 11 हो जाएगी। किस तरह की छुट्टी ली जाती है और कितने दिनों की, इस पर कोई विचार ना करते हुए 10 दिन की औसत छुट्टी का नकदीकरण किया जाए। अब वो आप किस तरह की छुट्टी ले रहे हो, जैसे आप जो 1 दिन की छुट्टी ले रहे हो ना, वो किस तरह की ले रहे हो उस पर कोई विचार नहीं किया जाएगा और उस 10 दिन का आपके पास क्या कर दिया जाएगा, नकदीकरण कर दिया जाएगा। जैसे ही आपको 10 दिन का नकदीकरण करना है तो आपको एक साथ क्या लेना पड़ेगा, 1 छुट्टी लेना पड़ेगा, ठीक है, और 1 पास या 1 पीटीओ कोई 1 लेना पड़ेगा, इशू करना पड़ेगा, उसके आधा उसको लगाना पड़ेगा। उसके बाद ही फिर आपको क्या होगा, 10 दिन की छुट्टी का नकदीकरण हो जाएगा। ठीक है, ये जो लेटर निकला है ये निकला है उसका आरबी सर्कुलर 104/2009 में आया था। डेट थी इसकी 11/6/2009। अगर रनिंग कर्मचारी है तो उनको और सुविधा दी गई है भाई, रनिंग कर्मचारियों को तो और सुविधा दी गई है। रनिंग कर्मचारियों को जिनमें स्टेशन मास्टर हो भी शामिल हैं, कोई छुट्टी के नकदीकरण के लिए पास या छुट्टी लेने की शर्त समाप्त कर दी गई है। 2008 में ये शर्त समाप्त कर दी गई है कि आपको वेतन का नकदीकरण कराने के लिए छुट्टी लेना है और पास लेना है। इस शर्त को क्या कर दिया गया है, कैंसिल कर दिया गया है 2008 में। किसके लिए, जिसमें रनिंग स्टाफ और जिसमें स्टेशन मास्टर शामिल है। अब रनिंग स्टाफ में क्या आएगा, लोको पायलट आ जाएंगे, ड्राइवर आ जाएंगे, गार्ड आ जाएंगे। ये जो रनिंग स्टाफ है इनको ये छूट दी गई है कि ये जब भी आपका नकदीकरण कराएंगे छुट्टी का तो इनको पास लेने की भी आवश्यकता नहीं है, पीटीओ लेने की भी आवश्यकता नहीं है, ना 1 दिन की छुट्टी लगाने की। इनको जब भी चाहिए एक फॉर्म भरेंगे कि भैया इतनी अमाउंट है, इसका मेरा नकदीकरण किया जाए। नकदीकरण की एप्लीकेशन जैसी देंगे तो वो उनको पेमेंट मिल जाएगी। लेकिन जो अदर कर्मचारी हैं उनको 1 दिन की छुट्टी भी लेना पड़ेगा, एक पास या पीटीओ लेना पड़ेगा। छुट्टी के नकदीकरण करने के बाद कर्मचारी के छुट्टी के खाते में कम से कम 30 दिन की छुट्टी बची हुई रहनी चाहिए। इंपॉर्टेंट चीज कि आप भी तभी आपकी छुट्टी का नकदीकरण होगा, तभी आपके पास छुट्टी का नकदीकरण होगा जब आपके पास छुट्टी का नकदीकरण कराने के बाद भी आपके पास कम से कम 30 दिन की छुट्टी आपके अकाउंट में बचनी चाहिए। मतलब कम से कम 40 से 41 छुट्टी आपके पास यदि जमा हो गई है तो आप इन छुट्टी का नकदीकरण करा सकते हो। क्योंकि अगर 41 हो गई है तो 10 दिन की आप छुट्टी ले लोगे, एक छुट्टी लोगे और 10 छुट्टियों का नकदीकरण कराओगे, उसके बावजूद भी आपके पास कितनी बचेगी, 30 दिन की छुट्टी बचेगी। तो कम से कम आपके पास छुट्टी का नकदीकरण कराने के बाद 30 दिन की छुट्टी बची हुई होनी चाहिए। यह नकदीकरण प्राप्त करने के बाद भी सेवानिवृत्ति पर कुल शेष 300 दिन की छुट्टी का नकदीकरण होगा। आप ये 60 दिन की छुट्टी का नकदीकरण करवा लोगे, जैसे सपोज साल भरे में आपने पूरी नौकरी में पूरे 60 दिन की छुट्टी आपने ले लिया, नकदीकरण करवा लिया। उसके बाद भी आप रिटायरमेंट के समय अगर आपके अकाउंट में 300 दिन की छुट्टी है तो रिटायरमेंट के समय 300 दिन की छुट्टी का नकदीकरण किया जाएगा। दूसरी बार नकदीकरण 2 वर्ष के बाद किया जाएगा, जिसके लिए सैंपल प्रस्तुत है। ठीक है, अब देखो एक बार जैसे आपने नकदीकरण करा लिया, आपने एक बार छुट्टी का नकदीकरण करा लिया, तो अब अगला नकदीकरण जो रहेगा वो आपको 2 साल के बाद में ही करवाना है।
मतलब आप ऐसा नहीं कर सकते कि मैंने अभी नकदीकरण कराया तो अगले साल फिर करवा लूँ या फिर 6 महीने में करा लूँ, नहीं। जब तक आज जैसे जनवरी में आपने नकदीकरण कराया तो 2 साल के बाद, जनवरी के बाद ही आप उसका क्या करवा सकते हो, फिर से नकदीकरण करवा सकते हो। तो मोस्टली यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं वो यही बनते हैं कि आप मैक्सिमम कितने दिन की छुट्टी का नकदीकरण करा सकते हो, तो 60 दिन की छुट्टी का। एक बार में कितनी छुट्टी का नकदीकरण होता है, तो 10 दिन की होता है। 10 दिन की छुट्टी के लिए आपको क्या लेना चाहिए, तो आपको पास चाहिए, पीटीओ चाहिए, 1 दिन की छुट्टी चाहिए। रनिंग स्टाफ को पास पीटीओ की आवश्यकता नहीं है। नकदीकरण होने के बाद भी आपको कितने दिन की, जब आप रिटायर होगे तो कितने दिन का नकदीकरण होता है छुट्टियों का, 300 दिन का नकदीकरण होता है। ठीक है, एक बार आप छुट्टी का नकदीकरण कराओगे तो कितने साल बाद आप पुनः करवा सकते हो, तो 2 साल बाद। मतलब आपको 60 दिन की छुट्टी का नकदीकरण कराना है तो हर 2 साल बाद आप कराओगे, तो मतलब 20 साल लगेंगे आपको 60 दिन की छुट्टी का नकदीकरण कराने। 12, अच्छा 10-10 साल, 60 है ना, 12 साल। ठीक है, 60 छुट्टियां हैं तो कितने, 12 साल लगेंगे। अब कैसे लगेंगे 12 साल भाई, 10 दिन, फिर आपका, फिर 10 दिन, फिर आपका 10 दिन, फिर आपका 10 दिन। तो भाई समय जैसे ही निकले तो हर 2-2 साल के बाद जैसे ही आपको लगे कि अब मेरे पास छुट्टियां बढ़ती जा रही है तो स्टार्ट करवा देना चाहिए हमको कि भैया हम छुट्टियों का नकदीकरण करते रहे। ठीक है, ये तो पता चलता है कि हम ना नकदीकरण करवाते हैं और हमारी छुट्टियां फिर लैप्स होती जा रही है। इसलिए जैसे ही मेरे हिसाब से 200-250 के पास आपकी छुट्टियां, 200 पहुंच जाए छुट्टियां, तो हर साल कम से कम 10-10 छुट्टियों का, तो हर 2 साल में 10-10 छुट्टियों का नकदीकरण करवा लो और छुट्टियां भी लेते जाओ। 30 दिन की छुट्टी मिल रही है, 30 दिन की छुट्टी में आप कितने लेते हो, 10 दिन 15 दिन से ज़्यादा लेते नहीं होंगे, 10 दिन बहुत ले लिया। ठीक है, अब 10 दिन तक मान लो मैक्सिमम 15 दिन, अब 15 दिन बचे हुए हैं तो 15 दिन में से 10 दिन जमा होने दो और 5 दिन 1 साल के हिसाब से नकदीकरण कराते रहो, ऑटोमेटिक पूरा का पूरा बैठ जाता है। सबको अपनी सर्विस लाइफ का रिकॉर्ड मेंटेन कर लेना चाहिए कि भैया इतने साल बाद रिटायरमेंट है, इतने साल में इतनी छुट्टी जमा होगी और इस हिसाब से इतना निकालूंगा तो मेरी प्लानिंग ऐसी हो जाएगी। ठीक है, नहीं तो बहुत कम लोग होते हैं फिर जो छुट्टियों के पैसे निकालते हैं, कोई 60 नहीं निकालता है, बहुत कम निकालते हैं। किसी ने, है ना, 1 बार 2 बार निकाल लिया तो निकाल लिया, है ना, 3 बार 4 बार, ठीक है, रिटायर हो। इसलिए पहले से ही प्लानिंग करके उसको आराम से प्लान करके निकालना चाहिए। देखो एक जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है कि 1/9/2008 में आपने निकाला है से कब तक, 31/8/2010 तक, 2 साल हो गए। ठीक है, 2 साल का ड्यूरेशन है। उसके बाद फिर आप निकाल लोगे 1/9/2010 में, तो कहाँ तक, कब तक नहीं निकाल पाओगे भाई, 31/8/2012 तक। मतलब 8 में निकालोगे, उसके बाद फिर अगला 10 में निकालोगे, उसके बाद फिर अगला 12 में निकालोगे, कंटिन्यू 2-2 साल के बाद फिर आप निकाल सकते हो। ठीक है, इसका जो लेटर सर्कुलर जो आया था 104/2009 दिनांक 11/6/2009 में आया था, और फिर इसका दूसरा सर्कुलर आया था 15/2011 2/2/2011 के नाम से डेट को। अब उसके बाद फिर समपरिवर्तित छुट्टी, इसको बोलते हैं कम्यूटेड लीव, इसको क्या बोलेंगे, कम्यूटेड लीव, समपरिवर्तित छुट्टी। ठीक है, अभी तक हमने 2 छुट्टियां पढ़ लिया, औसत वेतन छुट्टी, अर्ध वेतन छुट्टी, और तीसरी है हमारी समपरिवर्तित छुट्टी। यह चिकित्सा प्रमाण पत्र अर्ध औसत वेतन छुट्टी को औसत वेतन छुट्टी में बदलने की सुविधा प्रदान करता है। देखो यही चीज मैं बताया था आपको कि भाई ये जो सुविधा होती है समपरिवर्तित या कम्यूटेड लीव, ये क्या करता है, एक माध्यम होता है कि मैं अर्ध वेतन छुट्टी को पूर्ण वेतन छुट्टी में क्या कर दूं, बदल दूं। अर्ध वेतन छुट्टी को पूर्ण वेतन, ये क्वेश्चन आए अगर पूछा गया कि भैया अर्ध वेतन छुट्टी को पूर्ण वेतन में बदलकर जो छुट्टी दी जाती है उसको क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं समपरिवर्तित छुट्टी या कम्यूटेड लीव कहते हैं। इसमें क्या होता है कि चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर अर्ध वेतन छुट्टी को पूर्ण वेतन में बदलते हैं। अब कैसे बदलेंगे कि मतलब आपकी जो अर्ध वेतन में आधी तनख्वाह मिलती है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 2 अर्ध वेतन ले लेंगे, मतलब एक छुट्टी के लिए 2 अर्ध वेतन कटा देंगे तो हमारी पूरी पेमेंट हो जाएगी। इस टाइप से इसको हम परिवर्तित करते हैं। किस आधार पे होता है, सिर्फ ये चिकित्सा प्रमाण पत्र मतलब सिक के आधार पर, या जो आपका मेडिकल के आधार, मेडिकल लीव के आधार पर। कर्मचारी ये छुट्टी अर्जित नहीं करता है, कर्मचारी
सम परिवर्तित छुट्टी अर्जित नहीं करता। मतलब ये अलग से आपको ये छुट्टी मिलती नहीं है, आपको छुट्टी सिर्फ वही मिलेगी, औसत छुट्टी मिलेगी और हाफ पे लीव मिलेगी, अर्ध वेतन छुट्टी मिलेगी। आप उसी को आप परिवर्तित करोगे, अलग से ये छुट्टी आपको दी नहीं होगी। वहां पे अगर हाफ पे लीव आपके पास बची हुई है तो वो परिवर्तित होगी, और नहीं है तो नहीं होगी। ये आपको कहीं से अर्जित नहीं होती, कहीं से अलग से ये छुट्टी गवर्नमेंट के थ्रू द्वारा आपको नहीं दिया जाता है। अगला है, यह छुट्टी अर्ध औसत वेतन छुट्टी पर निर्भर करती है तथा एक दिन की सम परिवर्तित छुट्टी के लिए 2 दिन की अर्ध औसत वेतन छुट्टी काटी जाती है, अर्थात कुल अर्ध औसत वेतन छुट्टी में 50% तक स्वीकार की जाती है। मतलब सिंपल वही चीज है कि आपकी एक दिन की छुट्टी के लिए 2 अर्ध वेतन छुट्टी आपकी क्या होती है, काटी जाती है। छुट्टी वेतन से वही होता है कि भैया जिस छुट्टी वेतन वही है जिस पे आप जो पहले आपको छुट्टी में जाने के पहले जितना वेतन मिलता था, छुट्टी पर भी वही वेतन मिलेगा, चाहे फिर आपका इंक्रीमेंट लग गया हो या कुछ भी हो, लेकिन जो आपकी जो सैलरी बनेगी वही बनेगी जो आपको पहले मिलती थी। जैसे ही आप छुट्टी से आओगे फिर उसके बाद भले ही आपका इंक्रीमेंट लग जाए या प्रमोशन मिल जाए, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन आपको जब तक आप छुट्टी में हैं तो लास्ट वेतन की आपकी पेमेंट बनती जाएगी। इस छुट्टी की समाप्ति पर ड्यूटी पर आना आवश्यक है। यदि कोई कर्मचारी छुट्टी की स्वीकृति के बाद त्यागपत्र देता है या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का आवेदन करता है तो सम परिवर्तित छुट्टी को अर्ध औसत वेतन छुट्टी माना जाएगा। देखो, अगर आप सम परिवर्तित छुट्टी ले रहे हैं, मतलब सिक के आधार पर, चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर हाफ पे लीव को आपका पूर्ण वेतन में आप कन्वर्ट करके ले रहे हो, तो ये छुट्टी खत्म होने के बाद आपको ड्यूटी ज्वाइन करना जरूरी है। अगर उसके बाद आप छुट्टी के बाद आप नौकरी छोड़ देते हो या फिर आप त्यागपत्र दे देते हो या सेवानिवृत्ति ले लेते हो, इन सारी कंडीशन में फिर ये सम परिवर्तित छुट्टी नहीं मानी जाएगी और इन सबको अर्ध वेतन माना जाएगा, और आपको जो फुल वेतन मिल रहा था वो कितना मिलेगा, सिर्फ आधा वेतन मिलेगा। लेकिन कर्मचारी बीमारी के कारण अयोग्य हो जाता है या उसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन अगर कर्मचारी बीमार है, भाई बीमारी के कारण अयोग्य हो गया कि अब भैया बीमारी के कारण गवर्नमेंट ही बोली कि भैया इसको हम अब नौकरी पे नहीं रख सकते हैं, अयोग्य घोषित कर दिए हैं, इस कंडीशन में भी ये संपरिवर्तित छुट्टी उसको प्रदान की जाएगी। या इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो जाए, उस कंडीशन में भी ये संपरिवर्तित छुट्टी दी जाएगी। लेकिन ये दोनों कंडीशन नहीं है, वो खुद भी गवर्नमेंट ने उसको बीमारी के कारण अलग नहीं किया है, दूसरा वो उसकी मृत्यु भी नहीं हुई है, वो स्वेच्छा से सेवानिवृत्ति ले रहा है। इस कंडीशन में या रिटायरमेंट ले रहा है या नौकरी छोड़ रहा है तो उसको हाफ पे लीव ही मिलेगी, संपरिवर्तित छुट्टी प्रदान नहीं की जाएगी। कर्मचारी के पास औसत वेतन छुट्टी होने के बावजूद यह स्वीकृत की जा सकती है। आपके पास औसत छुट्टी है, उसके बावजूद भी आप ये संपरिवर्तित छुट्टी ले सकते हो। जैसे सपोज फॉर एग्जांपल आप लोग सिक लगाते हो ना, जब भी आप सिक लगाते हो तो आपके पास तो औसत छुट्टी रहती है, लेकिन कटती क्या है, अच्छा आपकी अर्ध वेतन छुट्टी कटती है। क्यों कटती है? क्योंकि वो अर्ध वेतन छुट्टी को चिकित्सा प्रमाण पत्र पे हम क्या कर लेते हैं, संपरिवर्तित छुट्टी में कन्वर्ट कर लेते हैं, और 2-2 दिन हम हाफ पे लीव कटा के हम अपनी क्या कर लेते हैं, मेडिकल लीव ले लेते हैं, लेते हैं नहीं लेते हैं, ठीक है। तो इस छुट्टी को आपकी पूर्ण वेतन छुट्टी होने के बावजूद भी लिया जा सकता है। अब आगे जो चौथे नंबर पे है अनर्जित छुट्टी। चौथे नंबर पे क्या होती है, अनर्जित छुट्टी। जब खाते में कोई भी छुट्टी नहीं बची हो तब चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर यह विशेष परिस्थितियों में देय होगी। जब आपके पास खाते में कोई भी छुट्टी नहीं है, ना औसत पे लीव बची है, ना अर्धवेतन छुट्टी बची हुई है, तब चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर, किसके आधार पर, चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर विशेष परिस्थितियों में अनर्जित छुट्टी प्रदान की जा सकती है। यह छुट्टी भविष्य में बची सेवा में जमा होने वाली अर्ध वेतन छुट्टी पर निर्भर करती है, ठीक है। ये जो अनर्जित छुट्टी होती है ये फ्यूचर में जो आपकी छुट्टी जमा होने वाली है, फ्यूचर में जो आपकी छुट्टी जमा होने वाली है उस पर निर्भर करती है। जैसे सपोज मान लो फॉर एग्जाम्पल आपके पास छुट्टी ही नहीं बची है, आपके पास ना हाफ पे लीव है ना औसत पे लीव है, लेकिन आप बीमार हैं भाई, आप बीमार हैं, आप सक्षम ही नहीं है आने के लिए, फिर कैसा करेंगे? तो क्या आप भूखे थोड़ी रहेंगे, आपको तो कुछ तो तनख्वाह देना पड़ेगा।
तो उस कंडीशन में आपको अनर्जित छुट्टी आपको प्रदान की जाती है। अब अनर्जित छुट्टी में क्या होता है कि ये छुट्टी आपको जो फ्यूचर में, जैसे सपोज मान लो आपकी 10 साल की नौकरी और बाकी है, तो फ्यूचर में आप नौकरी करोगे ना, तो नौकरी करोगे तो फ्यूचर में जो आपको छुट्टी मिलने वाली, फ्यूचर में आपको 30 दिन की आपकी औसत लीव मिलेगी, 20 दिन की हाफ पे लीव मिलेगी, तो उसको उसके आधार पर ये छुट्टी दी जाती है। और बाद में वो छुट्टियाँ कैसी हो जाती है, आपकी काट ली जाती हैं। जितना आप अनर्जित अवकाश ले लोगे, बाद में उतने दिन आपकी छुट्टियों से क्या कर लिए जाते हैं, कम कर लिए जाते हैं, काट लिए जाते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम, अनर्जित छुट्टी। इसको इंग्लिश में बोलते हैं लीव नॉट ड्यू। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अनर्जित छुट्टी को लीव नॉट ड्यू। जब आपकी कोई लीव ड्यू नहीं है तब क्या मिलती है आपको, ये छुट्टी प्रदान की जाती है, लीव नॉट ड्यू। और संपरिवर्तित छुट्टी का क्या मतलब था, उसका मतलब होता है कम्यूटेड लीव। संपरिवर्तित छुट्टी का मतलब क्या होता था, कम्यूटेड लीव। और इसका है अनर्जित छुट्टी किसे कहेंगे, लीव नॉट ड्यू। जब आपकी छुट्टी कोई ड्यू नहीं है तब जाकर जो छुट्टी दी जाएगी उसी को बोलते हैं लीव नॉट ड्यू या अनर्जित छुट्टी। ठीक है, चिकित्सा प्रमाण पत्र के पत्र पर पूरे सेवा काल में अधिकतम 360 दिन तक देय होता है। आप चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर पूरे सेवा काल में अधिकतम कितने दिन की छुट्टी ले सकते हो, 360 दिन। मतलब 300 दिन, 360 दिन आप एडवांस में छुट्टी ले सकते हो चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर। बिना चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर 90 दिन तथा पूरे सेवा काल में 180 दिन ले सकते हो। ठीक है, अगर चिकित्सा प्रमाण पत्र लगा रहे हो तो आप अधिकतम कितने दिन ले पा रहे हो, 360 दिन। लेकिन चिकित्सा प्रमाण पत्र नहीं लगा रहे हो और फिर भी आपको ये लीव नॉट ड्यू चाहिए या आपकी अनर्जित छुट्टी चाहिए, तो आप इसको एक बार में 90 दिन तक ले सकते हो और पूरे सेवा काल में 180 दिन तक आप ले सकते हो। ठीक है, बिना प्रमाण पत्र के आधार पर 90 दिन एक बार में और पूरे सेवा काल में 180 दिन। ठीक है, और चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर 1 साल या 360, लगभग 360 दिन। लीव नॉट ड्यू। अब छुट्टी का वेतन कैसा रहेगा, तो सेम वैसे ही रहेगा कि जो आपको पहले वेतन मिलता था उतनी सैलरी आपको प्रॉपर मिलती रहेगी। इसमें भी वही कंडीशन है, अगर ये छुट्टी के बाद, अगर ये छुट्टी लेने के बाद कोई कर्मचारी, फिर वही बात है कि त्यागपत्र दे दे, स्वेच्छा से सेवानिवृत्ति हो जाए या नौकरी छोड़ दे, ठीक है, ऐसी कंडीशन में उसे दिए गए छुट्टी वेतन की कटौती अंतिम भुगतान से की जाएगी। अगर वो नौकरी छोड़ देता है, स्वयं त्यागपत्र दे देता है, तो ऐसी कंडीशन में जब वो नौकरी छोड़ेगा तो जो उसका क्लियरेंस करेंगे, अंतिम निपटारा जो करेंगे ना, उस वक्त में जो इसको जो पैसा दिए जाएंगे, जो भी लीव नॉट ड्यू का जो भी उसको अमाउंट मिलेगा अनिर्दिष्ट छुट्टी का, वो पैसा वहाँ पर कम कर दिया जाएगा या कटा दिया जाएगा या काट लिया जाएगा। अगर लेकिन बीमारी के कारण वो अयोग्य हो जाए या मृत्यु हो जाए, अगर बीमारी के कारण वो अयोग्य हो जाए या उसकी मृत्यु हो जाए, इस कारण उसके वेतन में फिर उसकी जो क्लियरेंस जो करेंगे ना, उसमें कोई कटौती नहीं। देखो भाई, कम्यूटेड लीव और लीव नॉट ड्यू, ठीक, संपरिवर्तित और अनर्जित, दोनों छुट्टी में एक सेम कंडीशन है। अगर वो छुट्टी लेने के बाद कर्मचारी बोलता है कि भैया मुझे नौकरी नहीं करना है, नौकरी छोड़ देता है या स्वयं त्यागपत्र दे देता है, तो उसको क्या होगा कि जब उसका सेटलमेंट होगा तो वो छुट्टी मान्य नहीं होगी। अगर पैसा दे दिया गया तो वो पैसा उससे वापस ले लिया जाएगा। संपरिवर्तित में हाफ पे लीव दी जाएगी और अनर्जित छुट्टी में तो पूरा अमाउंट वापस ले लिया जाता है। लेकिन बात यदि उसकी बीमारी के कारण वो नौकरी छोड़ रहा है या उसको मृत्यु हो जाए, तो इस कंडीशन में उसको पूरा का पूरा पैसा देय होगा। टीबी, कैंसर, मानसिक बीमारी की स्थिति में अस्थायी रेल कर्मचारी को 360 दिन तक अधिकतम निम्न शर्तों पर दिया जाएगा। ठीक है, अगर किसी को टीबी है, कैंसर है, मानसिक बीमारी है, तो अस्थायी कर्मचारी, कोई अस्थायी कर्मचारी है, उसको भी 360 दिन तक की अधिकतम छुट्टी ये दी जाएगी, अनर्जित अवकाश। जैसे कम से कम 1 वर्ष सेवा पूर्ण कर लिया हो, चिकित्सा प्रमाण प्रस्तुत करें। लेकिन जो अस्थायी कर्मचारी है उसकी नौकरी 1 साल पूरी हो गई हो, ठीक है, और उसने चिकित्सा प्रमाण पत्र सबमिट किया हो, छुट्टी पर जाने के बाद उसी पद पर आने की संभावना हो तथा अर्ध औसत वेतन छुट्टी अर्जित कर सकता हो, और ये निश्चित हो कि
छुट्टी बिताने के बाद वो उसी ड्यूटी पर आएगा, उसी सेम लेवल पे, उसी सेम जॉब पर आएगा, और बाद में जो होगा अर्ध औसत वेतन छुट्टी बाद में उसको वो मिलेगी, जिससे हम इसको काट सकते हैं। बात समझ में आई नहीं आई? अब उसके बाद फिर अगली जो होती है असाधारण छुट्टी, पांचवी जो छुट्टी है उसको क्या बोलते हैं हम? असाधारण छुट्टी। तो असाधारण छुट्टी क्या कहते हैं भैया जी? इसमें भी वही कंडीशन है भाई, जब छुट्टी खाते में कोई छुट्टी नहीं बची हो या छुट्टी बची होने असाधारण छुट्टी। तो असाधारण छुट्टी को ही कहते हैं, क्या कहते हैं? कौन सी छुट्टी बोलेंगे इसको? LWP, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव। इसी को बोलते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव। असाधारण छुट्टी को ही बोलते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव। क्या बोलते हैं इसको? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव। जब कर्मचारी के खाते में कोई भी छुट्टी ना हो, जब कर्मचारी के खाते में कोई भी छुट्टी ना हो, ना बची हो, तो कर्मचारी लिखित रूप में इसकी मांग कर सकता है। अगर छुट्टी ना हो तो यह छुट्टी बची होने पर भी ये कर्मचारी क्या कर सकता है? ये छुट्टी की मांग कर सकता है। इसको क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव। कौन सी लीव है ये? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव होगी। अब क्या होगा? आपके पास है तो ठीक, नहीं है तो भी आप इसको मांग सकते हो। यह छुट्टी अधिकतम 5 वर्ष से अधिक नहीं दी जाएगी। जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि सबसे ज़्यादा मैक्सिमम आप 5 साल तक छुट्टी ले सकते हो। वही कंडीशन इस छुट्टी में भी है कि ये छुट्टी भी आपको 5 वर्ष से ज़्यादा समय तक नहीं मिलेगी। इसे आकस्मिक छुट्टी के अलावा अन्य सभी छुट्टियों के साथ जोड़कर लिया जा सकता है। ठीक है, इसको आकस्मिक जो छुट्टियां हैं उसको छोड़कर जितनी भी छुट्टी, आकस्मिक छुट्टी मतलब CL को छोड़कर अन्य किसी भी छुट्टी के साथ जोड़कर इसको क्या कर सकते हैं? हम ले सकते हैं। छुट्टी वेतन वही रहेगा, आपके छुट्टी पे जाने के पहले जो आपको वेतन था वही आपको छुट्टी का वेतन रहेगा। विशेष परिस्थितियों में चिकित्सा कारणों को छोड़कर इस छुट्टी की अवधि को आहारत सेवा नहीं माना जाएगा तथा पेंशन की गणना में नहीं लिखा जाएगा। ये छुट्टी को कहीं से कोई आहारत सेवा में नहीं माना जाएगा और इस टाइम को पेंशन की गणना में भी नहीं लिखा जाएगा। आहारक सेवा नहीं होने से वेतन वृद्धि, बोनस आदि देय नहीं होगा। मतलब सिंपल सी चीज है कि ये जो छुट्टी होती है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव या असाधारण अवकाश, इसमें क्या होता है कि ये जितने पीरियड में आप छुट्टी लोगे इसको आपकी ड्यूटी नहीं माना जाएगा, सेवा काल में इसका काउंट नहीं होगा। चाहे आपका पेंशन का कंसीडर करे या जो भी पास पीटीओ का कंसीडर कोई भी करे, तो ये जो टाइम होगा ये समझा जाएगा कि इस वक्त आप सेवा में नहीं हो, आपकी सेवा काल में काउंट नहीं होगा। इससे आपका इन छुट्टियों का जो रहेगा सेवा काल नहीं है तो वेतन वृद्धि, बोनस आदि देय का नहीं होगा। मतलब ये जो टाइम रहेगा छुट्टी पीरियड, इस टाइम का ना आपको बोनस मिलेगा, ना वेतन वृद्धि मिलेगी, कुछ भी आपको नहीं मिलेगा। यह छुट्टी सेवा काल में अनुपस्थिति की अवधि को नियमित करने के लिए भी दी जा सकती है। अगर मान लो कोई कर्मचारी अनुपस्थित है और पुनः नौकरी में आता है और वो फिर उसको छुट्टी चाहता है, तो वो चाहता है तो उसकी छुट्टी मतलब अनुपस्थित को असाधारण छुट्टी मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव में क्या कर सकते हैं? कन्वर्ट कर सकते हैं। एक प्रकार से ये वही है, मतलब कहना चाहिए कन्वर्ट तो कर लेंगे, इसमें पेमेंट वेमेंट कुछ मिलती नहीं है। ठीक है, ये विदाउट पे लीव ही होती है, इसमें कोई आपको LWP होती है, लीव विदाउट पे। LWP मतलब क्या होता है? लीव विदाउट पे। इसमें आपको कोई पेमेंट नहीं मिलती है, ना इस छुट्टी का आपकी पेंशन में कैलकुलेशन होता है, ना इसमें वेतन वृद्धि में कैलकुलेशन होता है, ना इस टाइम का आपको बोनस मिलता है, कुछ भी नहीं मिलता। बस एक फॉर्मेलिटी है कि हाँ चलो ठीक है आपको परमिशन दी गई थी और आप उस बेस पे ये छुट्टी पे आप हो। ठीक है, 1 वर्ष की सेवा होने पर अस्थायी कर्मचारी को जो टीबी, कुष्ठ, कैंसर से पीड़ित हो उसे एक बार में बिना किसी चिकित्सा प्रमाण पत्र के 3 माह तक और चिकित्सा प्रमाण पत्र पर 6 माह तक दे सकता है। ऐसे कर्मचारी जो अस्थायी कर्मचारी है और 1 साल की सेवा पूर्ण कर चुके हो और यदि 1 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली और उनको कोई बीमारी है, टीबी होगा, कुष्ठ हो जाए, कैंसर हो जाए, इन सब चीज़ों से ग्रसित है, तो चिकित्सा प्रमाण पत्र के बिना 3 माह तक और प्रमाण पत्र से के साथ 6 माह तक इनको ये छुट्टी दी जा सकती है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव। अब अगली जो छुट्टी है वो कौन सी है? आपकी अध्ययन छुट्टी। कौन सी छुट्टी चर्चा करेंगे हम?
अध्ययन छुट्टी, स्टडी लीव। अब स्टडी लीव क्या होता है? स्टडी लीव कर्मचारियों को ड्यूटी के दौरान स्टडी करने के लिए दी जाती है। इसे कर्मचारी को अपने पद से संबंधित, किससे संबंधित? पद से संबंधित लोक हित में उच्च शिक्षा के लिए दी जाती है। हमेशा याद रखना, अध्ययन छुट्टी तभी मिलेगी जब पहली कंडीशन कि वो आपके पद से रिलेटेड होगा। आप जिस पद पे हो उस पद से रिलेटेड होगी तो आपको अध्ययन छुट्टी मिलेगी। या दूसरी कंडीशन वो लोक हित में हो, जो एजुकेशन लेना चाह रहे हैं आप वो किस में होगा? लोक हित में होगा और उच्च शिक्षा के लिए होगा। लोक हित में उच्च शिक्षा के लिए होगा तो आपको अध्ययन लीव मिल जाएगी, ठीक है, स्टडी लीव मिल जाएगी। कम से कम 5 वर्ष की सेवा पूर्ण होनी चाहिए। जब भी आप अध्ययन छुट्टी या स्टडी लीव के लिए एप्लीकेशन डालें तो उसकी न्यूनतम आपकी क्या होना चाहिए? कम से कम 5 साल की सेवा आपकी पूर्ण होनी चाहिए। छुट्टी समाप्ति के बाद कम से कम 3 वर्ष की आपकी सेवा बची होनी चाहिए। मतलब स्टडी लीव किसी कर्मचारी को मिलेगा तो कंडीशन क्या होगी कि कम से कम उसकी 5 साल की नौकरी पूरी हो जानी चाहिए और छुट्टी के बाद, अध्ययन छुट्टी के बाद जब वो वापस आए तो कम से कम उसके पास 3 साल की नौकरी बची होनी चाहिए, ताकि जो वो सीख के आया है कम से कम उसकी सेवा 3 साल तक तो अपने रेलवे को दे सके। एक बार में अधिकतम 12 माह तथा पूरे सेवा काल में 24 माह तक की छुट्टी स्वीकृत की जा सकती है। अगर कोई अध्ययन छुट्टी लेना चाहता है तो एक बार में उसको 1 साल की छुट्टी, अध्ययन छुट्टी मिल जाएगी और पूरे सेवा काल में ऐसे वो 2 साल मतलब 12 माह तक की छुट्टी ले सकता है। अध्ययन छुट्टी एक बार में 1 साल और पूरे सेवा काल में 2 साल मतलब 24 माह तक की छुट्टी ले सकता है। लेकिन डॉक्टर है कोई, यदि डॉक्टर है तो डॉक्टर अधिकतम 36 माह तक की छुट्टी मतलब 3 साल तक की छुट्टी हम क्या कर सकते हैं? स्वीकृत कर सकते हैं, ठीक है। नॉर्मल कर्मचारी एक बार में 1 साल तक की छुट्टी ले सकता है, पूरे सेवा काल में 2 साल की छुट्टी ले सकता है। लेकिन यदि डॉक्टर है तो डॉक्टर स्पेशल 3 साल तक की छुट्टी ले सकता है। अब छुट्टी में वेतन कैसे मिलेगा? अब छुट्टी के वेतन की बात करें तो अगर आप छुट्टी लेके जो अध्ययन कर रहे हो वो भारत में ही कर रहे हो, अगर आप अध्ययन कहाँ पे कर रहे हो? भारत में कर रहे हो। जब भारत में अध्ययन कर रहे हो तो आपको क्या मिलेगा? वेतन मिलेगा और महंगाई भत्ता मिलेगा। अभी भी क्या मिलता है हमको? वेतन मिलता है और महंगाई भत्ता मिलता है। तो भारत में अगर आप स्टडी लीव लेके कोई एजुकेशन ले रहे हो तो आपको वेतन मिलेगा और प्लस महंगाई भत्ता मिलेगा। लेकिन यही शिक्षा आप विदेश में ले रहे हो, यही शिक्षा कहाँ पे ले रहे हो? विदेश में ले रहे हो, तो आपको वेतन मिलेगा प्लस महंगाई भत्ता मिलेगा प्लस एक अलाउंस और मिलता है। ठीक है, आप यहीं पे अगर कर रहे हो तो क्या क्या मिलेगा आपको? बेसिक मिलेगा और टीएडीए मिलेगा। और विदेश में आप हो तो क्या मिलेगा आपको? वेतन मिलेगा, महंगाई भत्ता मिलेगा प्लस आपका अध्ययन भत्ता भी मिलेगा। विदेश में आप हो तो आपको क्या मिलेगा? अध्ययन भत्ता भी मिलेगा। यहाँ लिखा हुआ नहीं है आपको, यहाँ पे अगर आप कर रहे हो तो आपको वेतन महंगाई भत्ता मिलेगा, लेकिन विदेश में यदि आप स्टडी कर रहे हो तो वेतन भी मिलेगा और महंगाई भत्ता भी मिलेगा। और क्या मिलेगा साथ में? अध्ययन भत्ता भी आपको दिया जाएगा। यह छुट्टी कर्मचारी की छुट्टी खाते से काटी नहीं जाएगी, ये स्पेशल छुट्टी रहेगी, आपके खाते से ये काटी नहीं जाएगी। आपके खाते में क्या जमा होती है? आपके पास सीएल होती है, आपके पास एलएपी होती है, आपके पास हाफ पेली होती है, तो ये छुट्टियां उससे काटी नहीं जाएगी, आपको अलग से सरकार के द्वारा दी जाएगी। लेकिन स्पेशल कंडीशन है, यदि अध्ययन छुट्टी से वापस आने के बाद रेल कर्मचारी 3 वर्ष से पहले त्यागपत्र देता है। अगर आप अध्ययन करके आए हो, बाहर से पढ़ के आए हो और पढ़ने के बाद यदि आप 3 साल के पहले अपना त्यागपत्र देते हो या संबंधित विषय में जिस पे आप पढ़ने गए हो उसमें आप असफल हो जाते हो, फेल हो जाते हो, मतलब सपोज आप कुछ पढ़ने गए हो या तो आप पढ़ने गए हो और वहां पर क्या हो जाओ? फेल हो जाओ, फेल होके आ जाओ पहली कंडीशन, या पास होके आओ और 3 साल के पहले आपने क्या कर लिया कि त्यागपत्र दे दिया, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में प्रशासन द्वारा जो भी खर्च किया गया है
वह राशि कर्मचारी से वसूला जाएगा। तो मतलब आपको जो भी सरकार ने दिया है टीए डीए वो सब कुछ आपसे सरकार कैसी करेगी, वसूलेगी। दो कंडीशन में वसूलेगी, या तो आप क्या हो जाओगे, फेल हो जाओगे, या दूसरा पास होकर तो आओगे लेकिन 3 साल के पहले आप नौकरी से क्या कर दोगे, त्यागपत्र दे दोगे। तो जो भी करते उसको भी मैटरनिटी लीव मिलेगी। ऐसा नहीं है वो सिर्फ मातृत्व अवकाश नाम है मैटरनिटी लीव, लेकिन यदि कोई सिंगल पेरेंट्स है तो उसको भी मिलेगी। ठीक है मैटरनिटी लीव। सभी महिला रेल कर्मचारियों को 2 जीवित बच्चों तक एक बार में 180 दिन तक स्वीकृत की जाएगी। ठीक है, तो जितनी भी महिला कर्मचारी हैं, लेकिन सब सीधे महिला कर्मचारी बोला, सभी महिला कर्मचारियों को जो जीवित बच्चों तक एक बार में 180 दिन तक स्वीकृत होगी। तो मैटरनिटी लीव कितने दिनों तक मिलती है, 180। कितने जीवित बच्चों तक, 2। अगर 2 जीवित बच्चे हैं तो मिलेगी, और तीसरा यदि होगा तो उसके लिए कोई छुट्टी नहीं मिलेगी। इसका जो लेटर जारी हुआ था 1/9/2008 में ये लेटर जारी हुआ था। किसी छुट्टी के लिए प्रशिक्षु MRCL अविवाहित महिला रेल कर्मचारी भी पात्र होगी। ठीक है, अगर कोई ट्रेनिंग महिला है, कोई महिला जो उसकी ट्रेनिंग है कर रही है, अभी पोस्टिंग नहीं हुई है, या MRCL में है कोई जो पहले MRCL में आके काम करते थे बाहरी लेबर वो है, या कोई ऐसी अविवाहित महिला है जिसकी शादी नहीं हुई है लेकिन उसको भी बच्चा है, तो उसको भी क्या मिलेगी, मैटरनिटी लीव मिलेगी। नॉर्मल महिला को तो मिलेगी, साथ में ट्रेनीज, MRCL स्टाफ और अनमेरिड वुमेन, इनको भी क्या मिलेगी, मैटरनिटी लीव मिलेगी। कितने दिन की मिलेगी, 180 दिन। इस छुट्टी को सामान्य छुट्टी के साथ, जिनमें संपरिवर्तित छुट्टी 60 दिन की और अनर्जित छुट्टी बिना चिकित्सा प्रमाण पत्र के शामिल है। ठीक है, इस छुट्टी को हम अन्य छुट्टियों के साथ भी जोड़कर ले सकते हैं। जो आपकी मैटरनिटी लीव है जो 180 दिन की है, इसको हम अन्य छुट्टियों के साथ भी जोड़कर ले सकते हैं। जैसे संपरिवर्तित छुट्टी 60 दिन की हम ले सकते हैं। संपरिवर्तित मतलब कम्यूटेड लीव। कम्यूटेड लीव में क्या होता था, हाफ पे लीव को हम फुल में कन्वर्ट कर देते थे। ठीक है, और उसको कम्यूटेड ले, तो ऐसे हम और 60 दिन क्या ले सकते हैं, सम कम्यूटेड लीव ले सकते हैं। अनर्जित छुट्टी बिना चिकित्सा प्रमाण पत्र के शामिल है। ठीक है, और अगर उसके लिए भी क्या करेंगे, हम बिना चिकित्सा प्रमाण पत्र के भी अनर्जित छुट्टी हम ले सकते हैं। अनर्जित छुट्टी जो पढ़ाया था ना मैंने, ठीक है, उसको भी हम ले सकते हैं। अधिकतम 1 वर्ष में दी जाएगी। ठीक है, आपको मैटरनिटी लीव लेने के लिए जो कंडीशन दी जाएगी, ठीक है, वो तो है अधिकतम 1 वर्ष तक दी जा सकती है। मतलब जो आपकी छुट्टियां हैं, सपोज मान लो एक मैटरनिटी लीव मिलेगी, कितने दिन है उसकी सीमा, 180 दिन। अन्य छुट्टियों को जोड़ के भी ले सकते हैं, तो कितने ले सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल। अब ऐसे बोलो कि मैं बढ़ाते जाओ तो ऐसा नहीं चलेगा। मैक्सिमम आप 1 साल तक की छुट्टियां तक बढ़ाकर ले सकते हो, जिसमें आपकी कम्यूटेड लीव 60 दिन की, अनर्जित अवकाश शामिल है। अब छुट्टी वेतन कैसा था, वही सेम छुट्टी वेतन की जो पहले वेतन मिलता था सेम वैसे ही आपको मिलेगा। ये छुट्टी कर्मचारी के छुट्टी खाते से नहीं घटाई जाएगी। मतलब जो उसका स्पेशल जो खाता है छुट्टी का, उसमें से इन छुट्टियों को घटाया नहीं जाएगा। यदि इस छुट्टी के दौरान किसी कर्मचारी की वेतन वृद्धि की तिथि आती है तो ऐसी स्थिति में छुट्टी से वापस आने के बाद वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाएगा। मतलब ऐसे में यदि कोई कर्मचारी छुट्टी पर है और उसकी वेतन वृद्धि आती है तो उसको वेतन तो वही पुराना ही मिलेगा, लेकिन जब वो छुट्टी से वापस आ जाएगा तो फिर वो पुराना बैकडेट से ही उसका पूरा क्लियर कर लिया जाएगा। यदि छुट्टी गर्भपात अथवा गर्भस्राव के संबंध में चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर पूरे सेवा काल में अधिकतम 45 दिन तक स्वीकृत की जा सकती। अगर मान लो देखो मैटरनिटी लीव है, मातृत्व अवकाश तो कितने दिन का है, 180 दिन का। लेकिन किसी महिला का गर्भधारण हुआ है, लेकिन क्या हो गया, गर्भपात हो गया, अबॉर्शन हो गया, तो उस कंडीशन में भी पूरे सेवा काल में 45 दिन तक वो महिला छुट्टी ले सकती है। मतलब गर्भपात की कंडीशन में कोई महिला 45 दिन की छुट्टी ले सकती है। सामान्यतः इस छुट्टी को अस्वीकृत नहीं किया जा सकता। नॉर्मल कंडीशन में सामान्यतः मातृत्व अवकाश की छुट्टी को कोई अस्वीकृत नहीं करेगा, इसको हमको स्वीकृत करना ही पड़ेगा। बात समझ में आ गई। तो मातृत्व जो छुट्टी थी मैटरनिटी लीव, इसमें मोस्टली याद करने वाली पढ़ने वाली बस 2-3 चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़
कि भाई इसकी अवधि क्या होती है, तो इसकी अवधि कितने दिन होती है, 180 दिन होती है। ठीक है, महिलाओं को मिलती है, अविवाहित महिला को भी मिल सकती है, MRCL महिला को भी मिल सकती है। ठीक है, और जो ट्रेनीज है, ट्रेनीज महिला को भी ये मिल सकती है। इसमें किसी भी छुट्टी के साथ इसको जोड़कर लिया जा सकता है। अनर्जित अवकाश मैक्सिमम 60 दिन जोड़े जा सकते हैं। अनर्जित अवकाश को मैक्सिमम कितने दिन जोड़े जा सकते हो, 60 दिन। ऐसे सारी छुट्टियों को जोड़ के भी ये अधिकतम 1 साल तक ली जा सकती है। 1 साल से ज़्यादा ये छुट्टी भी नहीं दी जाएगी। ठीक है, अगली कंडीशन हमने देखा था कि गर्भपात की कंडीशन में, गर्भपात की कंडीशन में क्या कहानी थी कि यह पूरी सेवा काल में 45 दिन तक की ये छुट्टी ले सकते हैं। अगली बात आती है अब किसकी, 8वें नंबर की, पैटर्निटी लीव। कौन सी छुट्टी अगली अपने, पैटर्निटी लीव मतलब पितृत्व अवकाश। यह छुट्टी पुरुष रेल कर्मचारियों को अपनी पत्नी के प्रसूति के दौरान 2 जीवित बच्चों तक दी जाएगी। ठीक है, वो भी छुट्टी कितने दिनों तक दी जाती थी, 2 जीवित बच्चे, और ये भी आपका 2 जीवित बच्चों तक। कितने दिन की दी जाएगी, तो 15 दिन। एक बार में कितने दिन की दी जाएगी, 15 दिन। और देखो वो भी छुट्टी हो चाहे ये भी छुट्टी हो, हमेशा याद रखना इसको हमको एक बार में लेना है। ये छुट्टियों को हमको एक बार में कंटिन्यू लेना है। ऐसे नहीं कि मुझे 180 दिन मिल रहे हैं तो मैं अभी 1 महीने ले लूँ, फिर 2 महीने ले लूँ, फिर 3 महीने ले लूँ, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। उसको पूरा एक बार में लेना है, एक बार में छुट्टी लेना है। अब वो 3 महीने में वापस आ जाए, 2 महीने में वापस आ जाए, 1 महीने में वापस आ जाए। वैसे ही पैटर्निटी लीव में पैतृक अवकाश भी ये 15 दिन की छुट्टी मिलेगी कर्मचारी को, ये पूरा एक बार में लेना है। ऐसा नहीं कि मैं 6 दिन में आ गया और फिर चले जाऊँ, तो नहीं। एक बार में अगर आप 4 दिन में वापस आ गए मतलब आप खत्म पूरे 15 दिन। एक बार में ही आपको सारी छुट्टी लेना है। यदि छुट्टी प्रस्तुति की तिथि 15 दिन पहले से प्रस्तुति की तिथि के 6 महीने बाद तक ली जा सकती है। यदि इस सीमा के बीच उपयोग नहीं किया गया तो ये छुट्टी कैसी हो जाएगी, ऑटोमेटिक रद्द हो जाएगी। अब देखो जो 15 दिन की जो पैटर्निटी लीव आपको मिलती है, ये जो प्रसूति है मतलब डिलीवरी है, डिलीवरी के 15 दिन पहले से भी ली जा सकती है और डिलीवरी के बाद 6 महीने तक ली जा सकती है। इसके बीच में लेना है आपको। डिलीवरी के 15 दिन से पहले से 6 महीने के बीच में आपको ये पैटर्निटी लीव लेना पड़ेगा, वरना ये ऑटोमेटिक कैसी हो जाएगी, लैप्स हो जाएगी। वैसे ही जो मैटरनिटी लीव होती है उसके लिए जो क्राइटेरिया वो रखा गया 1 साल कि मैटरनिटी लीव किसी भी कंडीशन में 1 साल के अंदर आपको लेना है, नहीं तो वो भी कैसी हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। मतलब अगर मैं सीधे सीधे शब्दों में अगर बताऊं तो लड़के के या बालक के या बच्ची के या बेबी के 6 महीने होने के पहले तक आप पैटर्निटी लीव ले सकते हो, और मैटरनिटी लीव के लिए बेबी के 1 साल होने के पहले तक आप मैटरनिटी लीव ले सकते हो। ठीक है, छुट्टी का प्रकार क्या होता है, सेम जो पहले वेतन मिलता था वैसे ही मिलेगा। यदि छुट्टी कर्मचारी की छुट्टी खाते से नहीं काटी जाएगी, बिल्कुल सही है, ना पैटर्निटी काटी जाएगी ना मैटरनिटी का ले जाएगी। यह छुट्टी कर्मचारी की छुट्टी से बिल्कुल ठीक है। इस छुट्टी को अन्य छुट्टियों के साथ जोड़कर लिया जा सकता है। जैसे पैटर्निटी लीव जोड़कर ले सकते थे, वैसे मैटरनिटी लीव भी और पैटर्निटी लीव दोनों लीवों को भी क्या करते हैं, किसी भी छुट्टी के साथ जोड़कर ले सकते हैं। सामान्यतः इस छुट्टी को अस्वीकृत नहीं किया जाएगा। सामान्यतः पैटर्निटी लीव को भी कभी अस्वीकृत नहीं किया जाएगा, इसको देना ही देना है। इस पर साधारणतः सामान्यतः चाहे वो मैटरनिटी लीव हो चाहे पैटर्निटी लीव हो, इसको अस्वीकृत नहीं किया जाएगा सामान्यतः। अब अगली छुट्टी है वर्क रिलेटेड इलनेस एंड इंजरी लीव। अगली जो छुट्टी है वो है वर्क रिलेटेड इलनेस और इंजरी लीव। पहले ये 3 छुट्टी अलग अलग हुआ करती थी। ठीक है, ये 3 छुट्टी अलग अलग हुआ करती थी। एक सिक अलग हो जाती थी, फिर आपका अस्पताल छुट्टी अलग होती थी। ठीक है, मतलब ऐसी 3 छुट्टियां थी अलग अलग। उन सबको क्या कर दिया गया है, मर्ज करके एक छुट्टी बनाई गई है। उन 3 छुट्टियों को क्या करके, जैसे कि पहले थी आपकी हॉस्पिटल लीव हुआ करती थी, विशेष निःशक्तता छुट्टी होती थी, सिक अलग होती थी, वो सबको मर्ज करके अब एक छुट्टी कर दिया गया है वर्क रिलेटेड इलनेस लीव। कौन सी है, वर्क रिलेटेड इलनेस एंड इंजरी लीव।
मतलब उसके नाम से स्पष्ट है कि ऐसी लीव, मतलब जिसको आप क्या कहते हैं, जैसे आपको चोट लग जाती है लाइन पे काम करते करते, तो क्या मिलती है आपको? सिक मिलती है, आईओडी मिलती है। तो ये आईओडी लीव है, एक प्रकार से कहा जाए तो ये कौन सी लीव कहलाती है? आईओडी लीव कहलाती है। ठीक है, तो ये कब मिलेगी भैया? ये आईओडी आपको आईओडी उसी कंडीशन में मिलेगी जब आपको जो चोट लगी हो, जो इंजरी हुई है, वो वर्क रिलेटेड इलनेस इंजरी लीव है, कि मतलब या तो वर्क में काम करते हुए या उससे रिलेटेड अगर कोई दुर्घटना हुई है, उस कारण से आपको अगर कोई चोट लगी है, तो उस समय आपको ये छुट्टी दी जाएगी, वर्क रिलेटेड इलनेस एंड इंजरी लीव। 7वें वेतन आयोग में हॉस्पिटल लीव, एक हॉस्पिटल लीव, स्पेशल डिसेबिलिटी लीव और सिक लीव। भी मैंने यही चीज चर्चा कर रहा था आपसे कि जो पहले वेतन छुट्टी मिलती थी आपको, हॉस्पिटल लीव अलग मिलती थी जब हॉस्पिटल में जाते थे, स्पेशल डिसेबिलिटी लीव मिलती थी अलग से, एक सिक लीव अलग से मिलती थी। ये 7वें वेतन में इन तीनों लीव को, छुट्टियों को आपस में क्या कर दिया गया है? समाविष्ट कर दिया गया है और एक नई छुट्टी बनाई गई है जिसका नाम है वर्क रिलेटेड इलनेस एंड इंजरी लीव, जिसमें क्या होता है? कार्य संबंधित बीमारी एवं चोट हेतु WRIIL बनाई गई है। ठीक है, किसके लिए बनाई गई है? कार्य से संबंधित बीमारी और चोट, मतलब कार्य करते वक्त कोई बीमारी उस कारण से हुई है या कार्य करते समय कोई चोट लगी है, उसी वक्त बस आपको ये छुट्टी मिलेगी। इस छुट्टी के लिए अधिकतम हॉस्पिटल में भर्ती होने की पूरी अवधि के दौरान सभी कर्मचारियों को पूरा वेतन भत्ता दिया जाता है। मतलब इस छुट्टी में जब तक वो हॉस्पिटल में भर्ती हैं, जितने भी दिन आपका हॉस्पिटल में भर्ती है, तब तक कर्मचारियों को पूरा वेतन और पूरा भत्ता दिया जाएगा। हॉस्पिटल में भर्ती ना होने की स्थिति में असैनिक कर्मचारी, रेल सुरक्षा बल के कर्मचारी को हॉस्पिटल से बाहर आने के तुरंत बाद 6 माह तक पूरा वेतन और भत्ता दिया जाएगा। अगर कोई, जैसे किसी को भाई वर्क रिलेटेड इलनेस हो गई, बीमार है, उस कारण से या चोट लग गई है लाइन पर, और जब तक वो हॉस्पिटल में भर्ती है, जब तक हॉस्पिटल में भर्ती है, तब तक पूरे दिन का उसको पूरी वेतन मिलेगा, पूरा भत्ता मिलेगा, सब कुछ दिया जाएगा। लेकिन अगर वो हॉस्पिटल से कैसा हो गया? डिस्चार्ज हो गया, तो हॉस्पिटल से बाहर आने के बाद सिर्फ 6 महीने तक उसको क्या मिलेगा? पूरा वेतन और भत्ता मिलेगा। कितने महीने तक? 6 महीने तक। उसके बाद 12 महीने तक केवल आधा वेतन मिलेगा। जब तक वो हॉस्पिटल में है तो पूरा वेतन, हॉस्पिटल से बाहर आने के बाद 6 महीने तक पूरा वेतन, और फिर अगला 6 महीने के बाद 12 महीने तक आधा वेतन दिया जाएगा। कर्मचारी के अर्ध वेतन छुट्टी खाते में से ऐसी आधे वेतन छुट्टी अवधि के समान अवधि को घटाकर आधे वेतन को पूर्ण वेतन में बदला जा सकता है। ठीक है, तो भाई सिंपल सी चीज समझ में आई नहीं आई कि जब तक अगर कोई वर्क रिलेटेड इलनेस एवं इंजरी लीव, मतलब आपको जो क्या बोलते हैं अपन, सिक लीव अगर मिली है तो जब तक आप हॉस्पिटल में हो तब तक आपको पूरा पेमेंट मिलेगा, पूरी तनख्वाह मिलेगी, TADA सब, मतलब भत्ते के साथ में। उसके बाद जैसे ही आप अस्पताल से बाहर आ जाओगे तो 6 महीने तक आपको पूरा वेतन दिया जाएगा, और 6 महीने के बाद फिर 1 साल तक आपको आधा वेतन दिया जाएगा। लेकिन आप अगर चाहे, आपके पास CL बची, हाफ पे लीव बची हुई है, अर्ध वेतन छुट्टी बची हुई है, तो एक अर्ध वेतन छुट्टी जो हाफ पे लीव है, ये आधा वेतन है, और आधी आपकी अर्ध वेतन छुट्टी, दोनों को मिला के आप पूर्ण 1 साल तक भी आप पूर्ण पेमेंट ले सकते हो। लेकिन उस कंडीशन में आपकी हाफ पे लीव कटेगी 1 साल तक, खाते पे होनी चाहिए। हाँ, अगर नहीं होगी तो फिर वो भी नहीं मिलने वाली। ठीक है, यदि किसी व्यक्ति पर कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम के प्रावधान लागू होते हैं तो ऐसी स्थिति में इस छुट्टी के दौरान मिलने वाले वेतन को क्षतिपूर्ति राशि में से घटा लिया जाएगा। अगर किसी को क्षतिपूर्ति अलाउंस मिल रहा है, जैसे सपोज आपको दुर्घटना हो गई तो कुछ ऐसा नुकसान हो गया जिससे आपको एक अमाउंट दिया गया, क्षतिपूर्ति अमाउंट दिया गया है, तो उस संबंध में वो जो अमाउंट दिया गया है उसमें से ये छुट्टी के लिए दौरान जो वेतन मिल रहा है उसमें से वो जो पैसा जो मिला है उसमें से इसको क्या कर लिया जाएगा? घटा लिया जाएगा।
इस छुट्टी के दौरान कर्मचारी के छुट्टी खाते में अर्जित छुट्टी एवं अर्ध वेतन छुट्टी जमा नहीं की जाएगी। तो जब भी आप इस छुट्टी पर रहोगे, जब भी आप सिक में रहोगे, तो आपके वेतन पे ना अर्जित अवकाश जुड़ेगा, ना अर्ध वेतन छुट्टी, कोई भी छुट्टी आपकी जमा नहीं होगी। अब आगे 10वां है सेवानिवृत्ति पूर्व छुट्टी। 10वीं 10th छुट्टी कौन सी है? सेवानिवृत्ति पूर्ण छुट्टी। मतलब सेवानिवृत्ति मतलब रिटायर होने के पहले जो आप छुट्टी लेते हो उसी को क्या बोला जाता है? सेवानिवृत्ति पूर्ण छुट्टी। ठीक है, मतलब रिटायर होने के 1 साल पहले आप जो छुट्टी लेना चाहो आप ले सकते हो, उसी छुट्टी को क्या बोलेंगे? सेवानिवृत्ति छुट्टी, पूर्व छुट्टी। जब कोई रेल कर्मचारी उसकी सेवानिवृत्ति पर जमा औसत वेतन छुट्टी का नगद भुगतान नहीं चाहता है, जैसे आपको जैसे रिटायर हो गए तो कितने 300 छुट्टियों का क्या मिलेगा? नगद भुगतान होगा, नकदीकरण होगा। लेकिन कोई कर्मचारी बोलता है कि मेरे को नहीं चाहिए वो 300, मुझे 300 दिन का नगद भुगतान नहीं चाहिए, मुझे पूरी 300 दिन की छुट्टी चाहिए। तो ऐसी स्थिति में जमा कुल औसत वेतन छुट्टी अधिकतम 300 दिन तक एक बार में स्वीकृत किया जा सकता है, बशर्त छुट्टी अवधि सेवानिवृत्ति की ठीक पहले कैसी हो जाए? समाप्त हो जाए। जैसे सपोज आपके पास छुट्टियां जमा है 300, आप बोल रहे हैं मेरे को पैसा नहीं चाहिए, नकदीकरण नहीं करना है, मुझे छुट्टी चाहिए, तो वो 300 दिन आप पहले से क्या ले सकते हो? छुट्टी ले सकते हो। बस शर्त ये होनी चाहिए कि वो 300 दिन आपके रिटायर होने के पहले खत्म हो जाने चाहिए। कंटिन्यू 300 दिन। आप बोलो मेरे को पैसा नहीं चाहिए, मेरे को छुट्टी चाहिए, तो आप कंटिन्यू 300 दिन की छुट्टी ले सकते हो। अरे आपके पास 300 दिन भी नहीं है, आपके पास मान लो 200 दिन की छुट्टी जमा है, आप बोल रहे हैं मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे छुट्टी चाहिए, तो 200 दिन छुट्टी ले लो पहले। तो रिटायर होने के पहले ये छुट्टी लेने में और बीआरएस लेने में क्या अंतर होगा? तो एक से नहीं होगा बीआरएस जैसा। बीआरएस में पेंशन आधी होगी ना पेमेंट, बीआरएस और इसमें क्या अंतर है? ये तो छुट्टी आप ले रहे हो ना, आपको तो ये पैसा मिलेगा, आप रिटायर हो गए तो। जब बीआरएस लोगे उसमें भी ये पैसा मिलता है आपको। इसमें तो आप अपनी छुट्टी का क्या कर रहे हो? नहीं ले रहे हो, आप छुट्टी का पैसा नहीं ले रहे हो, आप वो छुट्टी ले रहे हो पूरे 300 दिन। गवर्नमेंट आपको बोल रही है 300 दिन के पैसे ले लो या छुट्टी ले लो, आपको क्या पसंद है? आपने बोला मुझे छुट्टी चाहिए, छुट्टी ले लो, पैसा चाहिए तो पैसा ले लो। ये बेनिफिट हो जाएगा कि 300 दिन अगर कोई व्यक्ति छुट्टी में जाता है तो उसका इंक्रीमेंट वगैरह लग जाएगा। हाँ लग जाएगा, वो भी रिटायरमेंट के पहले जाना है, बाद में नहीं जाना है उसको। रिटायरमेंट की जो पहले तक कुछ छुट्टी खत्म हो जाए, उसके बाद तो कुछ है ही नहीं, है ना। यदि छुट्टी कर्मचारी के औसत वेतन छुट्टी खाते से घटाई नहीं जाएगी, आपके पास जो छुट्टी कर्मचारी का जो औसत वेतन है उससे घटाई खाते से घटाया जाएगा, तो वही तो छुट्टी ले रहा है ना, तो उसके जो भी औसत है उससे घटा लिया जाएगा, तो मतलब जो पैसा है वो बिल्कुल नहीं मिलेगा। छुट्टी वेतन कैसा रहेगा? जो पहले वेतन मिलता था वही उसको वेतन मिलेगा। इस छुट्टी के दौरान सेवा में मिलने वाले सभी लाभ दिए जाएंगे। जो छुट्टी के दौरान जो लाभ मिलते हैं वो सारे के सारे लाभ आपको प्रॉपर मिलेंगे। अब 11वीं है आकस्मिक लीव, जिसको बोलते हैं सीएल। अब 2 छुट्टियां बस बची है, एक आकस्मिक लीव सीएल और एक स्पेशल लीव स्पेशल सीएल। ठीक है, तो सीएल की कंडीशन क्या है भाई? सीएल यह छुट्टी सभी ग्रुप के कर्मचारियों को आकस्मिक कारणों से दी जाती है। जब स्पेशल ये कौन सी सीएल मतलब कैजुअल लीव कहलाती है। कौन सी लीव कहलाती है? कैजुअल लीव। ये कब मिलेगी? आकस्मिक कारण, कोई इमरजेंसी आ गई तुमको, इमरजेंसी में अगर कोई छुट्टी चाहिए तो आपको कौन सी छुट्टी दी जाती है? इमरजेंसी कारणों के लिए सीएल दी जाती है, जिसको बोलते हैं हम आकस्मिक छुट्टी। वे कर्मचारी जो सभी सार्वजनिक छुट्टियों का लाभ लेते हैं, वे कर्मचारी जो सभी सार्वजनिक छुट्टियों का लाभ लेते हैं, उन्हें कैलेंडर वर्ष में 8 दिन की छुट्टी मिलती है। वे कर्मचारी जो सारे, जैसे आपके जितने भी स्पेशल लीव है, जितने भी एनएच हैं, सारे के सारे एनएच हैं, आप देखो लाइन स्टाफ के लिए अलग एनएच होता है, अदर के लिए अलग एनएच होता है, तो जो उनको सारे एनएच मिल रहे हैं तो उनको जो सीएल मिलती है वो कितनी मिलती है? 8 मिलती है। ठीक है, और
जो कर्मचारी अपने काम के स्वभाव के कारण सार्वजनिक अवकाश नहीं ले पाते हैं उन्हें 10 दिन की छुट्टी मिलती है। मतलब जो लाइन स्टाफ होगा जो अपने काम के कारण सार्वजनिक अवकाश सारे नहीं ले पाते हैं उनको कितने दिन की मिलेगी? 10 दिन की छुट्टी मिलती है। तो सिंपल सा बोले कि यदि हमारा बाबुओं का स्टाफ है तो उनको 8 दिन की छुट्टी मिलेगी। लाइन स्टाफ की बात करेंगे तो उनको 10 दिन की छुट्टी सीएल मिलती है एक साल में। इस छुट्टी का खाता कर्मचारी के कार्यस्थल पर कैलेंडर वर्ष के आधार पर रखा जाता है। जो छुट्टी नहीं ली गई है वह कैलेंडर वर्ष में कैसा हो जाता है? समाप्त हो जाता है। तो ये जो रहेगा एक साल के लिए आपको छुट्टी मिलती है, जैसे 10 दिन की आपको छुट्टी मिल रही है। तो 10 दिन की आपने अगर छुट्टी लिया तो ठीक है, और नहीं लिया तो जितनी बच गई है वो कैसी हो जाती है? लैप्स हो जाती है। एक साल तक का इसका लेखा जोखा रखा जाता है। एक साल के बाद स्वतः ये क्या हो जाती है? समाप्त तो हो जाती है। सामान्यतः यह छुट्टी वर्ष के किसी भी माह में नियुक्ति कर्मचारियों को पूरी दी जाएगी। ये छुट्टी जो होती है सीएल छुट्टी कैजुअल लीव, ये साल में किसी भी महीने अगर कर्मचारी आए तो उसको ये छुट्टी पूरी मिल जाती है। जैसे कोई कर्मचारी है, मान लो दिसंबर में आता है, ये सबको जनवरी में मिलती है, 1 जनवरी में ये सबको 10 दिन मिल जाती है। अगर कोई कर्मचारी मान लो दिसंबर में आता है तो 1 महीना है बस उसके पास। तो ऐसा नहीं कि उसको हम 1 या 2 छुट्टी सीएल देंगे, नहीं, तो 1 महीना भी अगर उसको कर्मचारी के पास बचा है तो भी उसके पास पूरे 10 दिन की सीएल होती है। अगर मान लो किसी कर्मचारी का रिटायरमेंट मान लो जुलाई में है तो उसको जनवरी में कितनी मिल गई है? 10 सीएल मिल गई है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि उसको अब आधी सीएल देंगे क्योंकि जुलाई में उसका आधे में रिटायरमेंट है, उसको पूरी 10 सीएल देंगे। अब वो 6 दिन में खत्म करेंगे, या जनवरी में रिटायरमेंट है तो भी उसको 10 मिलेंगे, वो चाहे तो 10 सीएल 1 महीने में भी खत्म कर सकता है। तो ये कभी भी नियुक्त कर्मचारी हो उसको 10 दिन की सीएल दी जाती है। कर्मचारी अपनी आवश्यकता अनुसार पूरी छुट्टी एक बार में भी ले सकता है। ये 10 दिन की जो छुट्टी होती है ये डिपेंड करती है कर्मचारी के ऊपर। कर्मचारी चाहे तो अपनी आवश्यकताओं के अनुसार 10 दिन में पूरी एक ही बार में पूरी छुट्टी खत्म कर सकता है। इन छुट्टियों को आधे दिन के लिए भी लिया जा सकता है। एक जो आकस्मिक छुट्टी ही एक ऐसी छुट्टी होती है जिसको हम आधे दिन के लिए भी ले सकते हैं। इस सीएल को हम आधे दिन की छुट्टी के लिए भी ले सकते हैं, बशर्त कि उस दिन का कार्यालय आधे दिन का ना हो। बस शर्त यह है कि उस दिन कार्यालय आधे दिन का ना हो, हाफ डे का ना हो, तो हम क्या कर सकते हैं? उस सीएल को आधे दिन की हाफ सीएल भी ले सकते हैं। इस छुट्टी के बीच में आने वाले सार्वजनिक अवकाश, शनिवार, रविवार, साप्ताहिक अवकाश, प्रतिबंधित अवकाश को आकस्मिक अवकाश में नहीं गिना जाएगा, ठीक है। जैसे एलएपी में होता था कि अगर बीच में कोई एनएच आ गया या कोई सीएल आपका कोई हॉलीडे आ गया या संडे आ गया तो हम क्या करते थे? उसको काउंट करना पड़ता था, एलएपी में ही काउंट हो जाता। लेकिन इसमें ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है, इसको अलग अलग पृथक पृथक जोड़ के हम लिया सकता है। बीच में अगर एनएच भी आ गया तो 2 दिन इधर सीएल, 1 दिन आगे सीएल, हम इसको जोड़ के भी ले सकते हैं। इसको अवकाश में गिना नहीं जाएगा। इसे पहले और बाद में जोड़कर लिया जा सकता है। आकस्मिक छुट्टी को किसी अन्य प्रकार की छुट्टी के साथ जोड़कर नहीं लिया जा सकता। इसे विशेष आकस्मिक छुट्टी के साथ जोड़कर लिया जा सकता है। आकस्मिक छुट्टी को प्रशासनिक स्थानांतरण पर मिलने वाले पद ग्रहण अवधि के साथ भी नहीं जोड़ा सकता। जो सीएल होती है, जो आकस्मिक छुट्टियां होती हैं, इन छुट्टियों को हम किसी अन्य छुट्टी के साथ जोड़कर नहीं ले सकते। हम चाहे कि सीएल को हम एलएपी के साथ जोड़ ले या संपरिवर्तित के साथ जोड़ ले या किसी भी छुट्टी के साथ हम कनेक्ट करके ले ले, तो हम वो नहीं कर सकते। आप जो छुट्टी जो सीएल है तो सीएल को सीएल के साथ ही आप लोगे, भला ही एनएच या हॉलीडे या छुट्टी ये जोड़ सकते हो, लेकिन अदर छुट्टियों के साथ जोड़कर आप इसको नहीं ले सकते। छुट्टी वेतन कैसा रहेगा? जैसे आपको पहले मिलता था सेम वैसे ही, मतलब छुट्टी पे जाने के पहले जो आपका वेतन था वही वेतन छुट्टी पर भी आपको मिलेगा। यदि ड्यूटी पर यात्रा के दौरान यह छुट्टी ली जाती है तो यह अवधि यात्रा भत्ता नहीं दिया जाएगा। अगर आप छुट्टी के यात्रा के दौरान, अगर ड्यूटी के यात्रा के दौरान यदि आप सीएल लेते हो तो आपको यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको, आपका घर मान लो झांसी में है, आपको यहाँ से आपको झांसी पहुँचाया गया डाक लेके कि भैया डाक आपको झांसी में देना है। ऑन ड्यूटी गए आप और वहीं पे आपने क्या ले लिया? वहीं पे सीएल ले लिया और वहीं से आप छुट्टी पे चले गए।
तो जब ड्यूटी के दौरान यात्रा करते हुए आप वहां पर क्या चले जाते हो, छुट्टी पे चले जाते हो, आप वापस नहीं आ रहे हो, तो ऐसी कंडीशन में आपको यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। बात समझ में आई? अगर आप कहीं ड्यूटी पर जाते हो, यात्रा पर जा रहे हो कहीं बाहर, और वहां पर क्या ले रहे हो, आप सीएल ले रहे हो, तो उस दिन का आपको यात्रा भत्ता नहीं मिलेगा। जैसे आप कहीं पढ़ने भी चले गए, आप कहीं पढ़ने गए हो, जैसे पढ़ने आए हो, तो यहाँ पर जैसे सपोज आपने अपना हेडक्वार्टर छोड़ के यहाँ पर, अब यहाँ आप सीएल ले लेते हो, तो उस समय का आपको यात्रा भत्ता नहीं मिलेगा। अब अगला है आकस्मिक, विशेष आकस्मिक छुट्टी, मतलब स्पेशल कैजुअल लीव। स्पेशल कैजुअल लीव, ये तो हमको 10 दिन की कैजुअल लीव मिलती थी, अब स्पेशल कैजुअल लीव भी होती है जो हर कर्मचारी को मिलती है। ठीक है, उसके बारे में अब चर्चा करते हैं। निम्न अवसरों पर यह स्वीकृत की जाएगी: खेल कूद प्रतियोगिता में, स्पेशल कैजुअल लीव कहाँ मिलेगी, खेल कूद प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए। साधारण खेल प्रतियोगिता के लिए एक कैलेंडर वर्ष में रविवार एवं छुट्टी के दिनों को छोड़कर 30 दिन, अगर कोई खेल कूद प्रतियोगिता हमारे देश में ही हो रही है, अगर कोई खेल कूद प्रतियोगिता हमारे देश में ही हो रही है, तो उसमें भाग लेने के लिए कर्मचारी को रविवार शनिवार जो छुट्टी के दिन है उसको छोड़कर पूरे कैलेंडर वर्ष में 30 दिन की स्पेशल सीएल मिल जाती है। अगर अंतर्राष्ट्रीय महत्व के खेल में जा रहे हैं बाहर, मतलब विदेश में जा रहे हैं, जिसमें रविवार और छुट्टी के दिन को छोड़कर कितने दिन, 90 दिन की स्पेशल सीएल मिलेगी। स्पेशल सीएल अगर देश में कोई खेलकूद प्रतियोगिता में आप भाग ले रहे हो तो उसके लिए आपको 30 दिन मिलेगी। लेकिन आप किसी विदेश में जाके खेलकूद प्रतियोगिता में भाग ले रहे हो तो वहां पर आपको 90 दिन की छुट्टी मिल सकती है, संडे और छुट्टी के दिन को छोड़कर। अगर पर्वतारोही या ट्रेकिंग अभियान में भाग ले रहे हो, आप जा रहे हो हिमालय में पर्वतारोही मतलब उसकी चोटी पर चढ़ने के लिए, ट्रेकिंग करने जा रहे हो, ऐसी कंडीशन में भी भारतीय पर्वतारोही संस्थान के अनुमोदन अभियान में भाग लेने के लिए कर्मचारी को 30 दिन की आकस्मिक स्पेशल मतलब स्पेशल कैजुअल लीव मिलेगी, स्पेशल सीएल मिलेगी। अगर आप भारतीय पर्वतारोहण संस्थान से अनुमोदन प्राप्त करके उनके लिखित में लेटर लेके उनके साथ आप कहाँ जा रहे हो, हिमालय चढ़ने जा रहे हो, ट्रेकिंग करने जा रहे हो, तो उसके लिए भी आपको 30 दिन की छुट्टी मिल जाएगी। विदेश मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा आयोजित कैलाश मानसरोवर यात्रा में भाग लेने के लिए, ठीक है, अगर विदेश मंत्रालय ने मानसरोवर यात्रा आयोजित करता है तो उसमें भाग लेने के लिए आप जाते हो तो उसके लिए भी आपको स्पेशल छुट्टी, स्पेशल कैजुअल लीव मिल जाएगी, जितने दिन के लिए भी आप जाओगे। ठीक है, परिवार नियोजन के लिए भी स्पेशल छुट्टी मिलती है। जैसे पुरुष रेल कर्मचारी हो स्वयं नसबंदी कराए, अगर पुरुष कर्मचारी स्वयं क्या कराता है, नसबंदी कराता है, तो 6 दिन रविवार या छुट्टी को छोड़कर, अगर पुरुष कर्मचारी स्वयं नसबंदी कराएगा तो उसको कितने दिन की छुट्टी मिलेगी, 6 दिन छुट्टी और रविवार को छोड़कर। अगर पत्नी ट्यूबेक्टोमी ऑपरेशन कराती है, अगर कर्मचारी की पत्नी क्या करा रही है, ट्यूबेक्टियो ऑपरेशन करा रही है, तो इस कंडीशन पे भी कर्मचारी को 7 दिन का अवकाश मिलेगा। स्वयं नसबंदी कराएगा तो 6 दिन रविवार और छुट्टी के दिन छोड़कर। वाइफ का ऑपरेशन कराएगा तो उसको कितने दिन की छुट्टी मिलेगी, 7 दिन की स्पेशल सीएल मिलेगी। विवाहित महिला कर्मचारी हो, अब ये दोनों कंडीशन क्या थी ऊपर की, जब पुरुष कर्मचारी होता, कर्मचारी कौन था, पुरुष था, खुद नसबंदी कराता तो 6 दिन, वाइफ की कराएगा तो 7 दिन की छुट्टी। लेकिन महिला रेल कर्मचारी है और स्वयं ऑपरेशन कराएगी, ट्यूबेक्टोमी ऑपरेशन स्वयं कराएगी, तो उसको कितने दिन की छुट्टी मिलेगी, 14 दिन रविवार और छुट्टी के दिन को छोड़कर। अगर महिला खुद रेलवे कर्मचारी है और खुद की वो क्या करा रही है भैया, ऑपरेशन करा रही है ट्यूबेक्टोमी ऑपरेशन, तो उसको 14 दिन की छुट्टी मिलेगी रविवार और अन्य छुट्टी का दिन छोड़कर। और पति की नसबंदी करा रही है तो उसको कितने दिन का मिलेगा, सिर्फ 1 दिन का। अगर ऑपरेशन के सिर्फ वो भी किस दिन, जिस दिन ऑपरेशन होगा, ऐसे नहीं कि 1 दिन पहले 1 दिन बाद। अगर वो पुरुष का अपने मतलब पति का कराएगी तो कितने दिन का मिलेगा, 1 दिन। आगे
आपका सहकारी समिति में से संबंधित कार्य के लिए, जैसे आपका सहकारी समितियां हैं, उसके संबंधित कोई कार्य है, सहकारी समितियां हैं ना अपने पास, सोसाइटी, इसका कोई काम है तो उसके संबंध में आपको यहाँ वहाँ जाना पड़ सकता है। तो एक कैलेंडर वर्ष में अधिकतम 15 दिन तक ये स्पेशल आकस्मिक छुट्टी आपको दी जा सकती है। अगर आप स्काउट गाइड में हो, स्काउट गाइड की गतिविधियों में आप भाग लेने यहाँ वहाँ जाना पड़ रहा है, तो एक साल में 30 दिन तक आप छुट्टी ले सकते हो। जो स्पेशल सीएल पे आप जाते हो, एक स्काउट गाइड आपने अगर ज्वाइन करके रखा है तो स्काउट गाइड के लिए स्पेशल 30 दिन तक वो यहाँ वहाँ मूवमेंट करने जा सकते हैं, उनको छुट्टी 30 दिन तक मिल सकती है। सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए, यदि रेलवे का कहीं सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहा है, उसमें आपको बुलाया गया है, सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेने आप जा रहे हो, अंतर मंडलीय हो, अगर जो प्रतियोगिता हो रही सांस्कृतिक कार्यक्रम अंतर मंडलीय हो, अंतर रेलवे प्रतियोगिता में भाग लेने आप जा रहे हो, तो इस कंडीशन में आपको कितने दिन की छुट्टी मिलेगी? 30 दिन की। 30 दिन की विशेष आकस्मिक अवकाश पूरे एक कैलेंडर में वर्ष में, मतलब एक साल में आपको मिल जाएगा। आप किसी ट्रेड यूनियन या फेडरेशन की बैठक में भाग लेना चाह रहे हो, किसी भी ट्रेड यूनियन या किसी फेडरेशन की मीटिंग में भाग लेने जा रहे हो, चाहे क्षेत्रीय स्तर पे जा रहे हो, चाहे मंडल स्तर पे जा रहे हो, चाहे आप पीएनएम मीटिंग में बैठने जा रहे हो, आपके लोकल लेवल पे, आपके एडीएन लेवल पे भी पीएनएम मीटिंग में बैठने जा रहे हो, तो बैठक के दिन और उसके एक दिन पहले, तो अगर पीएनएम मीटिंग में जा रहे हो तो बैठक का दिन और उसके एक दिन पहले, ऐसे में कितने दिन हो गए? 2 दिन। और बोर्ड स्तर पे बैठक में शामिल करने जा रहे हो तो ड्यूटी माना जाएगा, वो बैठक में शामिल होना ड्यूटी माना जाएगा। बात समझ में आया क्या कहना चाह रहा हूँ? अगर ट्रेड यूनियन है तो कोई भी फेडरेशन का हो, ट्रेड यूनियन हो, फेडरेशन हो की बैठक हो, क्षेत्रीय लेवल पे हो, मंडल लेवल पे हो, पीएनएम बैठक हो, तो जिस दिन बैठक रहेगी उस दिन और एक दिन पहले की आपको क्या दी जाएगी? स्पेशल सीएल दी जाएगी। लेकिन बोर्ड स्तर की मीटिंग में जा रहे हो, रेलवे बोर्ड लेवल की यदि मीटिंग में जा रहे हो तो वो आपका ऑन ड्यूटी कहलाएगा। अगर बोर्ड स्तर की मीटिंग में जाते हो तो ऑन ड्यूटी कहलाता है। क्षेत्रीय मंडल और पीएनएम में आपको 2 स्पेशल सीएल मिलती है। गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने जा रहे हो आप, यदि आप गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने जा रहे हो तो भी आपको क्या मिलेगी? स्पेशल सीएल मिलेगी। स्वेच्छा से आप रक्तदान करते हो, आप किसी दिन अगर स्वेच्छा से रक्तदान करते हो तो रक्तदान करने के लिए भी आप उसके लिए भी एक दिन की स्पेशल सीएल ले सकते हो जिस दिन आप रक्तदान करोगे। हिंदी परीक्षा में भाग लेने के जा रहे हो, अगर हिंदी परीक्षा में भाग लेने जा रहे हो तो भी आप स्पेशल छुट्टी ले सकते हो। कर्फ्यू आदि के कारण, यदि यहाँ पर कर्फ्यू लग गया है, आप घर से निकल नहीं पा रहे हो, जैसे अभी कोरोना में लगा हुआ था, लोग बाहर नहीं निकल पा रहे थे, तो इस कंडीशन में भी आप जब घर से नहीं निकल पा रहे हो, कर्फ्यू लगा हुआ है, तो भी आप क्या ले सकते हो? स्पेशल सीएल ले सकते हो। कार्यालय आना संभव ना हो या कोई भी ऐसी कंडीशन, चाहे कर्फ्यू का कारण हो जाए या किसी भी कारण से आप क्या नहीं आ पा रहे हो, कार्यालय आना बिल्कुल संभव नहीं है। जैसे भी कोरोना में सब जगह से बंद कर दिया था, कोई मूवमेंट नहीं हुआ था, अगर उस वक्त कर्मचारी अगर नहीं आ पा रहा है तो उसको स्पेशल सीएल जो है वो प्रोवाइड की जाएगी। चुनाव में मतदान करने के लिए, अगर आप चुनाव में मतदान करना चाहते हैं, पता चले आपका वोट कहीं और है, आप कहीं और के मतलब वोटर हैं और आपको चुनाव में भाग लेने जाना है, तो उसके लिए भी आपको स्पेशल सीएल दी जाएगी कि आप जाके वहाँ पे वोट डाल के आ सको। या फिर आप यहीं पे हो, लोकल यहीं के वोटर हो, तो भी आप जिस दिन आपका वोटिंग है उस दिन आप 21 दिन की स्पेशल सीएल ले सकते हो। आसक्त कर्मचारियों को एक कैलेंडर वर्ष में 4 दिन की विशेष आकस्मिक अवकाश दी जाएगी। ठीक है, अगर कोई आसक्त या विकलांग व्यक्ति है तो जितने भी, जैसे नॉर्मल एक कैलेंडर वर्ष में एक रेल कर्मचारी अधिकतम 30 दिन तक की स्पेशल सीएल ले सकता है। ठीक है, तो अगर कोई आपका विकलांग है, आसक्त है, तो उसको 4 दिन स्पेशल दिए जाते हैं, मतलब वो ऐसे टोटल 34 दिन की स्पेशल छुट्टी ले सकता है। और इसके लिए उसका लेटर जो आया था 2008 में, 26/12/2008 में आया। अब इन छुट्टियों में जब जाओगे तो वेतन कैसा मिलेगा? पूर्ण वेतन मिलेगा, जो छुट्टी में जाने के पहले आपको मिलता था। इस छुट्टी के दौरान सेवा में मिलने वाली सभी लाभ आपको दिए जाएंगे। तो जो भी आपको इस दौरान जो भी आपको लाभ दिए जा रहे थे वो सारे के सारे छुट्टियों के लाभ मिलेंगे। मतलब आप मैक्सिमम एक साल में 30 दिन तक की किसी भी ना किसी भी गतिविधियों को कनेक्ट करके 30 दिन की स्पेशल सीएल ले सकते हो।
जितने भी यूनियन वाले हैं किसी दिन पीएनएम मीटिंग या कुछ के दौरान आपकी छुट्टियां इशू करवाते हैं ना, ठीक है। और ये जो स्पेशल छुट्टी है इसको सैंक्शन करने का पावर ओनली फॉर सीनियर डीपीओ को, सीनियर डीपीओ। एक लीव और मिलती है आपको सीसीएल, एक लीव मिलती है, कौन सी मिलती है एक लीव आपको, सीसीएल। सीसीएल मतलब शिशु देखभाल अवकाश। क्या होता है इसका, शिशु देखभाल अवकाश। अब शिशु देखभाल अवकाश क्या होता है भाई, ठीक, शिशु देखभाल जो अवकाश रहता है ये आपको मिलता है। और ये किसको मिलता है कि जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे जो शिशु होते हैं, उनकी देखभाल करने के लिए शिशु देखभाल या सीसीएल चाइल्ड केयर लीव मिलती है, ठीक है। अब देखो सब कुछ पहले से डिसाइड है, महिलाओं को मैटरनिटी लीव मिलेगी, पुरुषों को नहीं मिलेगी। पुरुषों को अगर जन्म पे छुट्टी मिलती तो उसको बोलते हैं पैटर्निटी लीव, पिता को मिलेगी, पिता को पैटर्निटी लीव मिलती है और महिला को क्या मिलती है, मैटरनिटी लीव। पैटर्निटी लीव 15 दिन की होती है, मैटरनिटी लीव कितनी होती है आपकी 180 दिन की होती है, ठीक है, 180 दिन की होती है। अब वैसे ही जो होता है आपका, वैसे ही आपकी होती है सीसीएल। क्या होती है आपकी सीसीएल। सीसीएल मतलब होता है चाइल्ड केयर लीव। सीसीएल मतलब क्या होता है, चाइल्ड केयर लीव। अब ये क्या होता है, ये महिला कर्मचारियों को पूरे सेवा काल में 2 बच्चों तक 18 वर्ष की आयु होने तक दी जाती है, ठीक है। जो सीसीएल होगी ये किसको, महिलाओं को दी जाएगी। और कब तक दी जाएगी, 2 बच्चे, 2 जीवित बच्चों के लिए दी जाएगी, जब तक उनकी उम्र कितनी ना हो जाए, 18 साल ना हो जाए। जब तक वो 18 साल के बच्चे नहीं हो जाते तब तक दी जाती है। कौन सी लीव दी जाती है भाई, सीसीएल चाइल्ड केयर लीव। अब ऐसा नहीं है महिलाएं बोल दी तो महिलाओं को ही मिलेगी। जो सीसीएल होती है वो दोनों के लिए होगी। अगर सिंगल मदर है, मतलब सिंगल फादर है कि उसकी माँ नहीं है और सिर्फ बच्चा जो है वो पिता पे ही आश्रित है, तो सीसीएल जो लीव रहेगी वो पिता को भी मिल सकती है, ठीक है। और सीसीएल लीव की जो टाइमिंग रहती है वो होती है 730 दिन। कितने दिन तक मिलती है, 730 दिन। मतलब सिंपल सी बात है कि 2 साल के लिए, 2 साल के लिए, 2 साल तक क्या मिलती है, सीसीएल चाइल्ड केयर लीव। मदर को भी मिलती है बच्चों की देखभाल के लिए, अगर माँ नहीं है तो पिता को भी मिलेगी बच्चों की देखभाल। इसका बस एक ही उद्देश्य है कि बच्चों की अच्छे से देखभाल हो सके, इसी को क्या बोलेंगे, चाइल्ड केयर लीव, ठीक है। मतलब मेन उद्देश्य ये है कि अच्छे से पालन पोषण हो सके, बच्चों का क्या हो सके, अच्छे से पालन पोषण हो सके, ठीक है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिकतम 2 वर्ष मतलब 730 दिन तक ये छुट्टी कैसी होती है, स्वीकृत की जा सकती है। अब ऐसा नहीं है कि भैया 730 दिन की आपको छुट्टी मिल रही है तो आपको 730 दिन एक साथ लेना है। आप इन छुट्टियों को टुकड़ों टुकड़ों में भी ले सकते हो कि ये ऐसा, ये पूरी सर्विस लाइफ में मिलेगी 2 बच्चों तक। और ऐसा नहीं है कि 2 बच्चे हैं तो एक बच्चे को 730 मिलेगी, दूसरे बच्चे के लिए 730, ये भी नहीं है भाई। एक कर्मचारी को चाइल्ड केयर लीव के आधार नाम पर पूरी सर्विस लाइफ में 730 दिन छुट्टी के मिल सकते हैं, चाहे वो आधी आधी ले ले, चाहे एक ही बच्चे के लिए पूरी की पूरी छुट्टियां वो ले सकते हैं, ठीक है। कितने, अधिकतम 730 दिन, एक बच्चे का नहीं है, अधिकतम 730 दिन है। 730 दिन, 2 बच्चे हैं तो दोनों बच्चों को मिला के वो जीवित 2 बच्चों तक 730 दिन की छुट्टी ले सकते हैं। और टुकड़ों टुकड़ों में भी ले सकते हैं। अब टुकड़ों में यदि आप लेना है तो कम से कम एक बार में 5 दिन की छुट्टी तो लेना पड़ेगा। अब बोले कि भैया मुझे सीसीएल 1 दिन की ले ले, नहीं मिलेगी, 2 दिन की नहीं मिलेगी, 3 दिन की नहीं मिलेगी, 4 दिन की नहीं मिलेगी। कम से कम एक बार में 5 दिन की अवधि, 5 दिन की अवधि के लिए लेना पड़ेगा, तभी सीसीएल मिल पाएगी। इसकी कटौती अवकाश खाते से नहीं होगी, इसके लिए अलग से खाता खोला जाता है। आपको जो अवकाश अर्जित होते हैं, चाहे आपका औसत वेतन लीव हो, अर्ध औसत लीव हो, एलएपी हो, हाफ एचएलएपी हो, हाफ एचएलएपी हो, तो ये छुट्टी से आपका ये नहीं कटेगा, वो अलग है। ये छुट्टियां आपको अलग से मिलेगी। जैसे एक महिला होती है, जैसे उसका पहला बच्चा होता है तो उसके अकाउंट में अलग से रिकॉर्ड में जुड़ जाती है कि इस महिला की ये सीसीएल लीव
कितनी हो गई 730 दिन, 2 साल है। अब 2 बच्चों में वो जैसे जैसे डिस्ट्रीब्यूट करके पूरे समय तक लेते रहे, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। और ये कब तक ले सकती है? जब तक बच्चा 18 साल का नहीं हो जाता। इसकी कटौती अवकाश खाते से नहीं होती है। इस अवकाश की मांग एक अधिकार के रूप में नहीं की जा सकती। ये जो होता है CCL लीव, ये इसकी मांग आप एक अधिकार के रूप में नहीं कर सकते कि मुझे चाहिए मतलब चाहिए। ये टोटल डिपेंड करेगा अधिकारी के ऊपर। वो चाहे तो उसको सैंक्शन कर सकता है, चाहे उसको कैंसिल भी कर सकता है कि भैया मैं अभी नहीं दे पाऊंगा, मैं आपको ये चीज छुट्टी बाद में दे दूंगा। तो वो उसको क्या निरस्त कैंसिल भी कर सकता है, दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है। ये इसके सक्षम अधिकारी पर डिपेंड करता है। ये आपका हक नहीं है। जब उसके पास कंसीडर रहे, जरूरत रहे, मतलब समय रहेगा, वो आपको दे देगा। हाँ, लेकिन पैटर्निटी लीव और मैटरनिटी लीव ये आपकी कोई कैंसिल नहीं कर सकता, कोई आपको मना नहीं कर सकता, ये आपको देना ही देना है। महिला कर्मचारी को ठीक छुट्टी पर जाने से पहले जो वेतन ले रही थी उसी के बराबर छुट्टी पर वेतन मिलेगा। मतलब वही बात है कि छुट्टी पे जाने के पहले आप जो वेतन ले रहे थे, आपको छुट्टी के बाद भी, मतलब जब छुट्टी टाइम पे आप जाओगे उस पर भी यही वेतन मिलेगा। ये मोस्ट टाइम की क्वेश्चन पूछा जाता है, भैया CCL लीव कितनी मिल सकती है? 730 दिन। कितने जीवित बच्चों तक? तो 2 जीवित बच्चों तक। मिनिमम कितने दिन की ले सकते हो? तो 5 दिन की ले सकते हो। ठीक है। उचित सक्षम प्राधिकारी की पूर्व मंजूरी से CCL अवधि में मुख्यालय छोड़कर बाहर जा सकते हैं या विदेश यात्रा भी कर सकते हैं। ठीक है। अगर सक्षम अधिकारी, जो सक्षम प्राधिकारी है, उससे परमिशन लेके, ऐसा नहीं है कि आप CCL लीव लिए तो आपको हेडक्वार्टर में ही रहना है, आपको परमिशन लेना पड़ेगा। और परमिशन लेके आप चाहे तो हेडक्वार्टर के CCL में बाहर भी जा सकते हैं, या चाहे तो विदेश में कुछ